नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल विज्ञान शास्त्र पर। मैं हूं आपका होस्ट नीलव फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। और हम लोग एक सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं, वो है जेई एडवांस 2025 का अल्टीमेट मॉक टेस्ट सीरीज। हम लोग 3 मॉक टेस्ट सीरीज ऑलरेडी कर चुके हैं और चौथा मॉक टेस्ट सीरीज है। और आज भी सेम होगा। सेम 18 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। जिनको पता नहीं है, मैं टोटल 18 क्वेश्चंस कराता हूँ। तो 6 क्वेश्चन एमसीक्यू का होगा, 6 क्वेश्चन एमएसक्यू का होगा और 6 क्वेश्चन एनईटी टाइप का होगा। आज का भी सेम सीक्वेंस है। तो जेई मेंस 2025 का वो भी आउट हो, रिजल्ट भी आउट हो चुका है। आप वो देख लेना और किसका कितना आया एक बार कमेंट भी कर देना। और अच्छे से फोकस कर दो अब तो एडवांस के ऊपर, क्योंकि रिजल्ट जो आ गया वो चेंज नहीं हो सकता। अब जो चेंज कर सकते हो उस पे फोकस करो। ठीक है। तो आज का ये टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज में मतलब थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना और प्रैक्टिस कर लेना। और वीडियो को एक एक बार पॉज करो, पॉज करके खुद से ट्राई करना, क्योंकि मैं करा दूंगा उससे कुछ फायदा नहीं होगा। जब तुम खुद से ट्राई करोगे वो ज्यादा बेहतर रहता है। तो तुम खुद से एक बार प्रैक्टिस कर लो, मतलब खुद से ट्राई करो। वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार ट्राई करो क्वेश्चंस को। फिर ये मतलब फिर आगे बढ़ते रहो। मतलब तुम एज ए टेस्ट भी दे सकते हो, एज ए प्रैक्टिस सॉल्व भी कर सकते हो, कुछ भी करो, तुम्हारा मर्जी। तो पहला क्वेश्चन में चलते हैं। पहला क्वेश्चन में बोला है कि द मोस्ट थर्मली अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। देखो, थर्मली अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बोला है। अब अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन होता है? अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स वही होता है जो कि हीट के प्रेजेंस में या फिर थर्मली बिकम्स डिकम्पोज्ड। जो जो थर्मली डिकम्पोज हो चुका हो, मतलब जो थर्मली डिकम्पोज हो जाएगा वो थर्मली अनस्टेबल बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? थर्मली अनस्टेबल बन जाएगा। अब थर्मली अनस्टेबल कौन नहीं होगा? जिन लोगों के, ये देखो इधर तो दो आयनाइजेशन स्फीयर है ना। तो जो दोनों दोनों में कुछ कनेक्शन वगैरह हो, कुछ अट्रैक्शन फोर्सेस हो या फिर कुछ इंटरेक्शन हो, इंटरेक्शन बिटवीन टू कंपाउंड्स या फिर हाँ, इंटरेक्शन बिटवीन टू कंपाउंड्स अगर कहीं भी हो, तो ये क्या होगा? ये स्टेबल होगा। तो इन दोनों के बीच में क्या इंटरेक्शन हो सकता है? इंटर आयनिक इंटरेक्शन, इंटर आयोनिक अट्रैक्शन, इंटर आयनिक अट्रैक्शन भी बोल सकते हो, या फिर तुम आयनिक इंटरेक्शन भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल लो। आयनिक इंटरेक्शन बोल लो, कुछ भी बोल लो। इन दोनों में अगर आयनिक इंटरेक्शन हो तो वो थर्मली क्या होगा? वो थर्मली बन जाएगा। ये बन जाएगा थर्मली स्टेबल। अब ये एमसीक्यू टाइप का है, तो एक ही ऑप्शन होगा इसमें से। द मोस्ट थर्मली अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स। अब देखो, क्रोमियम जनरली क्रोमियम की स्टेट में होता है, क्रोमियम 3+ की स्टेट में होता है और कोबाल्ट भी 3+ की स्टेट में होता है। तो क्रोमियम के साथ जब NH3 दे रहे हो, NH3 होल 6, तो क्रोमियम 3+ स्टेट में जा रहा है। और उस उधर कोबाल्ट 3+ है, तो कोबाल्ट CN है। तो कोबाल्ट CN होल 6, मतलब CN का क्या आता है? अब देखो, कोबाल्ट का एक, मतलब तुम ओवरऑल चार्ज कंसिडर करोगे तो इसका 3+ आ रहा है, इसका 6- आ रहा है, तो ओवरऑल जा रहा है 3- चार्ज। तो कि तुम्हें न्यूट्रल भी करना है ना कंपाउंड को। तो टोटल जो इधर से 3+ का चार्ज आ रहा है और 3- का चार्ज, तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? इंटर आयनिक अट्रैक्शन हो रहा है। अगर इन दोनों के बीच में इंटर आयनिक अट्रैक्शन आएगा, ये क्या होगा? थर्मली स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। इसके बाद में देखो, क्रोमियम के ऊपर दो NH3 है। NH3 ऐसा लिगेंड है, मोनोडेंटेट लिगेंड है, वो न्यूट्रल लिगेंड है, वो कुछ खास करता नहीं है। और ये एनायनिक लिगेंड है, साइनाइड। और साइनाइड 4 मॉलिक्यूल साइनाइड है। और दो है तो क्रोमियम का +3 है और 4 है, तो -1 माइनस आएगा। और उधर देखोगे तो कोबाल्ट का NH3 4 है और CN होल 2, तो इधर एक प्लस आएगा। तो इन दोनों के बीच में भी इंटर आयनिक अट्रैक्शन है, तो ए और बी तो नहीं हो सकता। अब सी में देखो, सी में क्रोमियम का 3+ आएगा और साइनाइड का 3- आएगा। तो ये दोनों मिलके क्या कर देगा? ये ऊपर वाला जो, मतलब एक साइड का जो कंपाउंड है ना, मतलब देखो, क्रोमियम NH3 होल 3 CN होल 3, ये दोनों में क्रोमियम 3+, क्रोमियम 3-, ये दोनों मिला के इस कंपाउंड को बना दे रहा है न्यूट्रल। और ये भी अलग से एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये भी कोवेल 3+ और साइनाइड 3-, तो इन दोनों के बीच में कोई इंटरआयनिक अट्रैक्शन नहीं है। कोई इंटरआयनिक अगर अट्रैक्शन नहीं है तो ये बन जाएगा थर्मली अनस्टेबल कंपाउंड। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। और क्रोमियम NH3CN5, इसमें भी क्या होगा? इस पे 3+ चार्ज, इसमें 5- चार्ज। तो ओवरऑल कितना बन जाएगा? 2- और इधर 2+ आ रहा है, तो इधर इंटरआयनिक अट्रैक्शन प्रेजेंट है। तो फर्स्ट का ऑप्शन क्या होगा? सी। तो डी भी गलत ऑप्शन है। अब देखो, इसमें बोला है 20 ml ऑफ ए मिक्सचर ऑफ C2H2 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड वाज एक्सप्लोडेड विद 30 ml ऑफ ऑक्सीजन। तो मेरे पास क्या है? मेरे पास 20 ml का 20 ml ऑफ मिक्सचर है। 20 ml ऑफ मिक्सचर किसका? इसका मिक्सचर C2H2 और कार्बन मोनोऑक्साइड का। और इसको किससे एक्सप्लोड किया गया है? 30 ml ऑफ ऑक्सीजन।
30 ml of oxygen O2. The gases after the reaction had a volume of 34 ml. 34 ml का एक वॉल्यूम है, ठीक है। ऑन ट्रीटमेंट विथ KOH 8 ml ऑफ ऑक्सीजन, और इसको जब तुम KOH से ट्रीट करोगे तो क्या बन जाएगा? ये बच रहा है 8 ml ऑफ ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस रिमेन्स तुम्हारा अनरिएक्टेड, ठीक है, अनरिएक्टेड। 8 ml ऑफ ऑक्सीजन गैस रिमेन्स अनरिएक्टेड। अब देखो C2H2 और कार्बन मोनोऑक्साइड है। अब जब तुम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में C2H2 और ऑक्सीजन में रिएक्शन लिखता हो, C2H2 क्या होगा? C2H2 को जब तुम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ट्रीट करोगे तो ये क्या फॉर्मेशन करेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन करेगा और वाटर फॉर्मेशन करेगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड को जब तुम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ट्रीट करोगे तो ये क्या क्या प्रेजेंट करेगा? ये तुम्हारा देगा कार्बन मोनोऑक्साइड देगा, सीधी बात है। तो ये जो 30 ml बन रहा है, 30 ml वॉल्यूम बन रहा है गैसेस से, ये किससे बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड से बन रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड है और तुम्हारा वाटर है, अब और ऑक्सीजन है, ये तीनों। क्योंकि कुछ ऑक्सीजन तो तुम्हारा अनरिएक्टेड रहेगा ना, तो तुम्हारा वाटर तो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है। अब जो तुम्हारा है कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है। और KOH क्या करता है? KOH एक बेसिक है, KOH बेस है, बेसिक नेचर है। KOH बेसिक नेचर है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का होता है एसिडिक नेचर। तो KOH का सीधा मुद्दा है, KOH क्या करता है? KOH कार्बन डाइऑक्साइड को खा लेता है। तो अगर खा लेगा पूरा कार्बन डाइऑक्साइड तो बचा क्या रहेगा? 8 ml ऑफ ऑक्सीजन गैस बचा रहा है। तो ऑक्सीजन गैस ये 34 में से 8 ml ऑक्सीजन है, तो 26 ml क्या प्रेजेंस है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इधर से क्या मिल गया हमें? कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम मिल गया, 26 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट। अब देखो सीधा मुद्दा पे आते हैं। सीधा मुद्दा क्या है कि तुम्हारा 34 में से, हाँ, अब देखो, अब क्या हो रहा है कि तुम्हारा वॉल्यूम दिया है 20 ml। मान लो कि तुम्हारा C2H2 का x ml प्रेजेंट है और कार्बन मोनोऑक्साइड का y ml प्रेजेंट है। अब अगर x ml और x मोल से C2H2 रिएक्ट करता है तो मतलब कितना ऑक्सीजन खर्च होगा? अगर हाँ, अगर तुम बैलेंस करो तो ऑक्सीजन इधर एक लग रहा है, दो, तो दो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये तो टू लगेगा ही। तो 4 और 5, तो ये 5/2 होगा, ये 5/2 ऑक्सीजन होगा और ये हाफ ऑक्सीजन होगा। तो इसका एक मान लो कि इसका x ml है, इसका y ml है, तो सीधा बात है। तो टोटल ऑक्सीजन प्रेजेंट थ्रू आउट द रिएक्शन, टोटल ऑक्सीजन प्रेजेंट थ्रू आउट द रिएक्शन कितना होगा वो हमें निकालना है एक बार। जस्ट ए सेकेंड। हाँ, तो हमें क्या पता है? इससे हम लोग अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो अगर x ml का लग रहा है तो ये टोटल ऑक्सीजन प्रेजेंट थ्रू आउट द रिएक्शन क्या होगा? ये 5x/2 होगा, 5x/2 होगा। और ये सेकंड रिएक्शन से क्या हो रहा है? y/2। और ये टोटल इक्वल टू कितना ml हो रहा है देख लेते हैं। देखो मैंने बोला कि 26 ml कार्बन डाइऑक्साइड है और तुम्हारा 8 ml ऑफ ऑक्सीजन गैस अनरिएक्टेड हो रहा है, और तुम्हारा इधर 30 ml ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है। अगर 8 ml ऑफ ऑक्सीजन गैस अनरिएक्टेड हो रहा है तो टोटल ऑक्सीजन गैस यूज्ड कितना हुआ है? टोटल ऑक्सीजन गैस यूज्ड कितना हुआ है? यूज्ड हुआ है तुम्हारा 30 - 8 इजिकल टू 22 ml। तो इसका वैल्यू कितना आएगा? इजिकल टू 22 आएगा। तो इसका अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 5x प्लस वाई इजिकल टू 44 आ रहा है। और देखो, और सिंपली फंडा क्या है? एक्स और वाई किस लिए मैंने चूज किया? क्योंकि इसका तो टोटल दिया है ना 20 ml, तो एक्स प्लस वाई इजिकल टू 20, सीधी बात है। तो ये इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन 2 मान लो, और इक्वेशन दोनों को सॉल्व कर लो। 5x प्लस वाई दोनों को पहले ना सब्सट्रैक्ट कर दो, तो क्या होगा? 4x इजिकल टू 44 माइनस 20, तो इजिकल टू 22 आएगा। तो x इजिकल टू 22/4 आ रहा है। और तुम्हारा y कितना आएगा? 22/4 ही तो आ रहा है ना। x प्लस वाई इजिकल टू 20 आ रहा है एक, और तुम्हारा ये आ रहा है, तो y इजिकल टू, मैंने कुछ गलत किया ना? 4x इजिकल टू 20, अच्छा 4x इजिकल टू, सॉरी 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 सॉरी, 4x इजिकल टू 24 आएगा, 24 बाई, सॉरी सॉरी सॉरी, इजिकल टू 6 आएगा। तो y इजिकल टू कितना आएगा? 20 - 6 इजिकल टू 14 ml, ठीक है। तो y 14 ml आ रहा है, y 14 ml मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड क्या आ रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड आ रहा है तुम्हारा 14 ml। तो तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, 6 ml और 14 ml। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ए। अच्छा क्वेश्चन था, एक बार अच्छे से देख लियो। इसके बाद कंसीडर द सेल
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से ट्राई कर लो, अगर क्वेश्चन हो जाए ना तो अच्छा क्वेश्चन है, सीधी बात है। मतलब देखो आंसर तो इस क्वेश्चन का अच्छे से निकाल लोगे, मगर थोड़ा सा ना अच्छे से देखना तो कि तुम्हारा इधर कॉन्सेप्ट जो हो रहा है वो सही लग रहा है कि नहीं। अब देखो क्या बोला है कि कंसीडर द सेल एजी सॉलिड से एजीबीआर। अब तुम्हें जो पता है कि लेफ्ट साइड में जो होता है ना वो क्या होता है, एनोड का रिएक्शन होता है। एनोड मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या होगा, अगर एजी एजी सॉलिड से, और देखो सीधा मुद्दा है कि एजी सिल्वर बन रहा है, एजीबीआर बीआर माइनस क्लोराइड माइनस एजीसीएल और एजी 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 सॉलिड। तो ये जो है ये तुम्हारा एक कॉन्सेंट्रेशन सेल है। कॉन्सेंट्रेशन सेल का ई नॉट क्या होता है, ई नॉट सेल इजिकल टू जीरो होता है, सीधा मुद्दा है। अगर कॉन्सेंट्रेशन सेल का ई नॉट जीरो होगा तो तुम्हें इधर से क्या मिल रहा है, पहला रिएक्शन क्या होगा, जो कि तुम्हारा रिएक्शन एनोड में चल रहा है, एनोड हाफ सेल रिएक्शन। एनोड हाफ सेल रिएक्शन, अगर मैं बोलूँ एनोड हाफ सेल रिएक्शन से, तो एजी एजी जो ऑक्सीडेशन होता है, तो जो एजी सॉलिड था, एजी सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, एजी प्लस में, और एजी प्लस एक्वस में, एजी प्लस एक्वस सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो रहा है। और जो तुम्हारा कैथोड रिएक्शन था उसमें क्या होगा, एजी प्लस जो कि एक्वस सॉल्यूशन में था, वो एजी एजी सिल्वर में वो प्रेसिपिटेट हो रहा है। तो तुम्हारा जो ई सेल रिएक्शन होगा, ई सेल नास्ट इक्वेशन से हमें अच्छे से पता है, ई सेल इजिकल टू क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस, अगर टेम्परेचर 298 दिया है तो 0.059 बाई एन, तुम्हारा लॉग ऑफ, लॉग ऑफ क्या आएगा, एजी प्लस एक्वस, एजी प्लस एक्वास। और ये भी किस में चल रहा है, एनोड में। तो इसको हम लोग ए से डिनोट कर रहे हैं, रुको मैं दूसरा कलर से दिखा देता हूँ, ए से। और ये कैथोड का है तो सी से बन रहा है, तो ये ए का होगा, और एजी सिल्वर एक्वास ये सी का होगा, ठीक है। पहला वाला एनोड का है क्योंकि एनोड का राइट हैंड साइड में जा रहा है। तो ई सेल कितना तुम्हारा बोला है कि, बोला है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ एजीबीआर और एजीसीएल का दिया हुआ है, फॉर व्हाट रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बीआर माइनस एंड सीएल माइनस, द ईएमएफ ऑफ द सेल भी जीरो। तो ईएमएफ जीरो बोला है, ई नॉट सेल का तो जीरो ही होता है। तो सीधा मुद्दा कितना आया, 0.059 बाई एन लॉग ऑफ एजी प्लस एक्वास ए बाई एजी प्लस एक्वास सी, इजिकल टू कितना हो रहा है, इजिकल टू जीरो आ रहा है, ठीक है। अगर इक्वल टू जीरो आ रहा है तो ये तो ये भी और एन का वैल्यू कितना है, एजी से एजी प्लस जा रहा है तो एन का इजिकल टू वन होगा। तो ये भी, इसको भी तुम उधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये भी जीरो आ जाएगा। तो लॉग लॉग समथिंग इजिकल टू जीरो अगर हो रहा है तो इसका लॉग वन का वैल्यू जीरो आता है, लॉग वन इजिकल टू जीरो आता है। तो तुम्हारा इधर से क्या आ रहा है, एजी प्लस एक्वास इन एनोड इजिकल टू एजी प्लस एक्वास इन कैथोड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एजी प्लस। अब अगर एजी प्लस का कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें अच्छे से चाहिए तो इधर से तुम क्या लिख सकते हो, देखो एजी प्लस का तुम्हें पता है कि केएसपी दिया है, केएसपी दिया है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट केएसपी, केएसपी ऑफ एजीबीआर, केएसपी ऑफ एजीबीआर की क्या होता है, एजी प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू बीआर माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। अब तुम्हारा इधर जो एजी प्लस एक्वस सोल्यूशन इन एनोड सोल्यूशन है, तो एनोड में क्या दिखता है, एनोड में तुम्हारा एजीबीआर था। तो इधर तुम इसको ऐसे घुमा के लिख सकते हो कि एजी प्लस का कॉन्सेंट्रेशन जो कि तुम्हें निकालना है, मतलब जो कि तुम्हारा है एजी प्लस एक्वस इन एनोड इनटू ब्रोमीन का ब्रोमीन डिवाइडेड बाय ब्रोमीन, नीचे ऊपर और नीचे ब्रोमीन को लिख दिए। और इधर भी सेम काम किया कि एजी प्लस इंटू सीएल माइनस जो कि कैथोड का है, और बाई सीएल माइनस कर दिया। तो अब देखो इधर एजी प्लस और बीआर माइनस का ये केस भी दिया ही हुआ है, इसका वैल्यू कितना है 8 इंटू टेन टू दावर माइनस 13, ठीक है। और इसका कितना होगा, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 8 इंटू टेन टू दावर माइनस 13, और एजी प्लस सीएल माइनस का वैल्यू कितना आ रहा है 10 टू दावर माइनस 10। तो तुम्हें क्या निकालना है कि कॉन्सेंट्रेशन मतलब एजी प्लस ये निकालना है। तो इसको अगर ये अगर रहेगा, तो तुम्हारा क्या होगा, पूछ रहा है कि फॉर व्हाट रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बीआर माइनस एंड सीएल माइनस। तो बीआर माइनस बाई सीएल माइनस का वैल्यू कितना आ रहा है, बीआर माइनस बाई सीएल माइनस इजिकल टू कितना आएगा, इसको ऊपर लेके चले जाओ तो ये नीचे आ जाएगा, मतलब 8 इंटू टेन टू दावर माइनस 13 बाई टेन टू दावर माइनस 10 इजिकल टू 8 इंटू टेन टू दावर माइनस 3। ये सीधा आंसर है, तो 8 इंटू टेन टू दावर माइनस 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो थर्ड का जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो सी आ रहा है।
इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व द रोल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है कौन नहीं करता है देख लेते हैं। एसिटिक एसिड डाइमेरिसिस इन गैसियस स्टेट। अब ये गैसियस स्टेट का ना बहुत मतलब गैसियस स्टेट ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एसिटिक एसिड नॉर्मली, अगर नॉर्मली ये मत कह देना, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जब तुम एसिटिक एसिड, नॉर्मली जो एसिटिक एसिड होता क्या है, CH3COOH। तो ये जब लिक्विड स्टेट में रहेगा, लिक्विड स्टेट में कौन सा तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रहा है, क्योंकि ये तो तुम्हारा लिक्विड स्टेट में CH3CO माइनस एंड H प्लस में फॉर्मेशन करेगा ना। ये एसिड है तो एसिडिक नेचर शो करेगा। और जब तुम गैसियस स्टेट में जाओगे तो गैसियस स्टेट में होता क्या है कि ये तुम्हारा एक CH3, सेकंड, हाँ, ये तुम्हारा एक CH3 था, ये CH3 ये खुला, और एक तुम्हारा दूसरा CH3 मॉलिक्यूल आएगा जो तुम्हारा ऐसे रहेगा, ये OH, और ये तुम्हारा ऑक्सीजन, ये करेगा, इधर होगा तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये होता है तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ऐसे तरह की दो दो एसिटिक एसिड मिलके डाइमरेशन कर देता है। कि इसमें बोला है कि रोल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, तो इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रोल आ रहा है तो ये नहीं होगा। पूछा है कि इन NaHCO3 HCO3 माइनस आर लिंक टू एन इनफाइनाइट चेन। HCO3 NaHCO3 जब ब्रेक करता है, कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, Na प्लस HCO3 माइनस टूट जाता है Na प्लस में और HCO3 माइनस में, ठीक है। अब HCO3 का जब स्ट्रक्चर देखोगे ना, कार्बन मोनोक्साइड HCO3 है तो ये ऐसे ही आएगा ना, CO3 2 माइनस, और इधर HCO3 है। एक ऑक्सीजन को गायब कर, एक नेगेटिव चार्ज को गायब कर दो और हाइड्रोजन लगा दो। फिर देखो, फिर जब तुम इसके बगल में ही एक लगाओगे, ऐसे ही स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो यही होगा ना दूसरा वाला स्ट्रक्चर। तो ये एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग इधर प्रेजेंट हो रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगा, फिर एक मॉलिक्यूल इधर आएगा जो कि लिंकेज करेगा, फिर ये हाइड्रोजन भी लिंकेज करेगा। ऐसे करते करते एक इनफाइनाइट चेन बना देगा। तो इधर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का प्रेजेंस हो रहा है, तो ये ऑप्शंस भी गलत है। ठीक है। एक पूछा है कि सेकंड आयनेशन कांस्टेंट इन मैलिक एसिड इज लेस देन सेकंड आयनेशन कांस्टेंट फ्यूमेरिक एसिड। अब फ्यूमेरिक एसिड और मैलिक एसिड क्या होता है देख लेते हैं। मैलिक एसिड क्या है, COOH, जो कि सिस पोजीशन में होता है वो मैलिक एसिड होता है। ठीक है, ये होता है सिस जो कि मैलिक एसिड है। और फ्यूमेरिक एसिड क्या है, COOH, ट्रांस पोजीशन में जो होता है वो होता है। मैं हाइड्रोजन को नहीं दिखा रहा हूँ, हाइड्रोजन दिखा के क्या ही करूंगा। ठीक है, तो ये तुम्हें समझ आना ही चाहिए। मतलब हाइड्रोजन ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, हाइड्रोजन को मैंने जस्ट दिखाया नहीं क्योंकि वो ज्यादा गंदा हो जाता है। तो मान लो कि पहला डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट, मतलब पहले H प्लस छोड़ेगा, क्योंकि एसिड है तो एसिडिक नेचर तो शो करेगा ही ना। तो पहले H प्लस छोड़ेगा, तो पहला H प्लस अगर छोड़ेगा तो मान लो कि ये पहला H छोड़ दिया, ये पहला H छोड़ दिया, तो फ्यूमेरिक एसिड का केस में देख लेते हैं। ये COOH था, ये COO माइनस किया, तो ये और कोई इंटरेक्शन तो शो नहीं कर रहा है, तो शो नहीं कर रहा है। और इधर अगर मैं बोलूँ तो ये मान लो कि इसको मैं खुल के दिखाता हूँ, ये O माइनस ये छोड़ दिया, और इसका COH, और ये देखो इधर ना एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसा होता है कि ये एक 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट से जुड़ जाता है। तो इधर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रोल आ रहा है। इधर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रोल आ रहा है तो सीधा मुद्दा क्या है, सीधा मुद्दा ये है कि इसका जो फर्स्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट होगा, पहले ये जब हाइड्रोजन छोड़ेगा तो हाइड्रोजन क्या करेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से दूसरा वाला जो है वो स्टेबलाइज कर देगा। तो ये बोलेगा कि तू भाई छोड़ दे H प्लस को, मैं तुझे कंपाउंड, पूरा कंपाउंड को अच्छा खासा स्टेबल कर दूंगा। तो पहला जो आयनाइजेशन कांस्टेंट होगा, पहला जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा, जो पहला जो प्रोटॉन रिलीज होगा, वो किसका ज्यादा होगा, ये मैलिक एसिड का ज्यादा होगा, यही तो है मैलिक एसिड। और ये क्या है, फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है, तो ये मैलिक एसिड का क्या हो रहा है, पहले वाला फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट या फिर फर्स्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट जो हो रहा है ये ज्यादा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और इसके बाद जब सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट आता है, सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट में क्या होगा, सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट में ये हाइड्रोजन को छोड़ देगा H प्लस के फॉर्म में, और ये भी इस हाइड्रोजन को छोड़ देगा H प्लस के फॉर्म में। अब देखो, अब सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट में क्या होगा, COO माइनस आएगा, और इसका भी क्या आएगा, COO माइनस। अब देखो इसमें क्या होगा, दो दो नेगेटिव चार्ज का ग्रुप एक साथ है, इसका भी दो दो नेगेटिव चार्ज का ग्रुप एक साथ है। अब तुम्हें भी अच्छे से पता है कि दोनों नेगेटिव चार्ज एक साथ अच्छे से नहीं रह सकता। दोनों नेगेटिव चार्ज अगर एक साथ रहेगा तो वो तो रिपल्शन शो करेगा ना। अगर रिपल्शन शो करेगा तो वो एक साथ नहीं रह सकता, ये तो सिंपल लॉजिक है कूलम्स थ्योरी से। तो अगर दो नेगेटिव चार्ज एक साथ आ रहा है तो वो क्या शो करेगा, रिपल्शन फैक्टर।
रिपल्शन फैक्टर शो करेगा। मगर इसमें तो कोई रिपल्शन नहीं हो रहा है क्योंकि ये ग्रुप बहुत दूर दूर है, 180 डिग्री डाइहेड्रल एंगल में है। अगर इतना दूर है तो ये तो नहीं शो करेगा। तो इसका क्या बोल रहा है, इसका तो फर्स्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट किसका ज्यादा हुआ था, मैलिक एसिड का। तो सेकेंड आयनाइजेशन कांस्टेंट किसका ज्यादा होगा, फ्यूमेरिक एसिड का। फ्यूमेरिक एसिड का ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये भी तो गलत ऑप्शन हो गया क्योंकि इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का अच्छा खासा प्रेजेंस है। इसके बाद बोला है कि टर्शियरी एमीन हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट देन इज आइसोमेरिक प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमीन, ठीक है। अ, एक सेकेंड, इसका हाँ, तो बोला है कि टर्शियरी एमीन, इसको मैं दूसरा पेन से दिखा देता हूँ, हाँ ग्रीन। तो टर्शियरी एमीन में क्या होता है, हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। टर्शियरी एमीन में क्या होगा, टर्शियरी एमीन में CH3 तुम्हारा, टर्शियरी एमीन मतलब क्या लिख रहा हूँ, हाँ, कि मान लो कि एक नाइट्रोजन है और टर्शियरी अमीन मतलब तीनों जगह से ये घिर चुका है, चारों जगह से घिर चुका है। अगर चारों जगह से घिर चुका है और प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन में क्या होता है, प्राइमरी अमीन में RNH2 होता है और नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंस है। वो क्या कर सकता है, वो दूसरे वाला जो दूसरे वाला जो प्रेजेंस है ना, मतलब नाइट्रोजन भी दिखा सकता है, नाइट्रोजन का लोन पेयर जो भी बोल लो। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा सकता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस के बीच में होता है, हाइड्रोजन और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इधर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, यही चलता रहेगा। सेकेंडरी एमीन में भी एक हाइड्रोजन का प्रेजेंस है, तो इधर भी एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंस होगा। अगर जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंस हो तो वो क्या करेगा, ज्यादा इंटरेक्शन शो करेगा खुद के बीच में। तो क्या उसमें क्या होगा, उसमें जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा हो जाएगा क्योंकि जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग को प्रेजेंस हो तो उसको उस मॉलिक्यूल को सेपरेट करने में मुझे ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। अगर मॉलिक्यूल को सेपरेट करने में ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा तो ज्यादा बॉइलिंग टेम्परेचर होगा। तो बॉइलिंग टेम्परेचर सबसे ज्यादा किसका आएगा, सबसे ज्यादा तुम्हारा आएगा प्राइमरी का। प्राइमरी का ज्यादा आया, उसके बाद किसका आएगा, सेकेंडरी का आएगा, उसके बाद किसका आएगा, टर्शियरी का आएगा। क्योंकि जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंस है उसका तो ऑब्वियसली ज्यादा होगा। तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का प्रेजेंस है, ठीक है। तो ये भी गलत ऑप्शन हो गया। देखो सी ऑप्शन में बोल रहा है कि सेकंड आयनेशन कांस्टेंट इन मैलिक एसिड इज लेस देन सेकंड आयनेशन कांस्टेंट। देखो इसमें भी थोड़ा सा आयनेशन में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसमें प्रेजेंस है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो इसमें ना मुझे सी और डी में थोड़ा सा ऑप्शंस में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। मगर मुझे लग रहा है कि देखो टर्शियरी अमीन एज लो बॉइलिंग पॉइंट, इसका तो सीधा मुद्दा आ रहा है कि इसका भी मतलब डायरेक्टली लिंक नहीं है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन का ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पाता है। और सेकेंड आयनेशन कांस्टेंट जब पर्टिकुलरली मेंशन किया है मैलिक एसिड का, तो यही होता है ना कि उसका तो रीजन है कि नेगेटिव चार्ज का रिपल्शन। अगर फास्ट आयनेशन कांस्टेंट बोलता तो तुम बोल सकते हैं कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बेसिस पे हो रहा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ना वो सी ऑप्शन आएगा, ठीक है। ओके, अकॉर्डिंग टू मी ये सी ऑप्शन आना चाहिए। अब मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद चलते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर द गिविंग इनकरेक्ट रिजल्ट। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गया। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा खुद से एक बार ट्राई करो, अगर खुद से नहीं ट्राई करोगे तो नहीं होगा, सीधी बात है। अब देखो नेम रिएक्शंस पता है ना, नेम रिएक्शंस अच्छे से पढ़ लो, नेम रिएक्शन से बहुत कुछ हो जाता है। अब NH2 CO NH2 और Br2 KOH। Br2 KOH क्या है, हॉफमैन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में होगा क्या, अगर तुम हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन को देखोगे, ये क्या करता है, बीच में जो कार्बन मोनोक्साइड, बीच में जो कार्बोनिल होता है उसको हटा देता है। तो ये क्या होगा, NH2 और CO NH2 है, इस ये आएगा, ये Br2 और KOH आएगा, Br2 KOH रिएक्ट करेगा और इसके बीच में से कार्बन मोनोक्साइड जो है उसको हटा देगा, तो ये NH2 फॉर्म कर देगा। ये तो पक्का करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखो फिनाइल के बाद पीएच, सीओ, COOH है, ठीक है। इसको ना ऐसे खुल के लिखो, खुल के लिखने का रीजन होता है, मैं बताता हूँ। जब तुम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO पाउडर हीट कर रहे हो, कॉन्सेंट्रेटेड और H2SO पाउडर हीट का मतलब होता है कि तुम अच्छा खासा टेम्परेचर दे रहे हो और उससे भी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग एसिड दे रहे हो। और तुम्हें अच्छे से पता है कि ये पहले ही प्रोटोनेट होगा, मतलब ये पहले ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर जाके H+ को पकड़ेगा। जो भी होगा वो होता क्या है, देखो जब ये हीट है ना, ये हीट बहुत अच्छा खासा रोल प्ले कर रहा है। अब ये देखो, तुम्हें ये अगर जीरो पोजीशन मान रहे हो तो इसका क्या है, सॉरी, इसका जीरो पोजीशन मान रहे हो तो ये अल्फा बीटा पोजीशन है। और बीटा बीटा पोजीशन में क्या प्रेजेंस है, बीटा पोजीशन में कार्बोनिल प्रेजेंस है। मतलब बीटा पोजीशन कार्बोनिल, अगर बीटा पोजीशन में कार्बोनिल प्रेजेंस होता है तो सीधा बात क्या होता है, मतलब देखो ये ऐसा होगा कि ये कार्बोनिल था,
ये कार्बोनिल था, ये OH2 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये OH2 प्लस फिर लीव करेगा, फिर मतलब ये हाइड्रोजन इधर से लीव करता है, फिर ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आता है, इधर से कार्बन मोनोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के बाद इधर जो पॉजिटिव चार्ज होता है उधर वाटर आके अटैक करता है, और वाटर अटैक करके सीधा बना देता है एक तुम्हारा ये क्या होगा, बेंजोइक एसिड होगा। तो इधर से बेंजोइक एसिड आएगा और कार्बन मोनोक्साइड निकलेगा। तुम्हें सीधा ये याद रख लो कि अगर बीटा दोनों कार्बोनिल ग्रुप अगर साथ साथ आ रहा है ना, तो उसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो निकलेगा ही निकलेगा, या फिर कार्बन मोनोक्साइड बोल लो, जो भी बोल लो, ये निकलेगा, ठीक है। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है, मतलब इनकरेक्ट रिजल्ट पूछा है कि इनकरेक्ट रिजल्ट कौन देगा, तो ये तो नहीं देगा। इसके बाद बोला है कि इसके बाद गंदा कलर क्यों आ रहा है, हाँ देखो, CH3, सी हाइड्रोजन, ब्रोमीन और COO- Na, यही तो हो रहा है Na+। और इसके बाद तुम्हें दिया है कि NaOH दिया है। अब इसके बाद तुम्हारा क्या फॉर्मेशन हुआ, लो टेम्परेचर में दिया है, ये टेम्परेचर लो टेम्परेचर में होता है, ये CH और इधर ब्रोमीन के जगह ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन होके इधर COO- Na+OH, और तुम्हें बोला है कि ये R था। अब देखो, तुम्हें इधर स्टीरियोकेमिस्ट्री करने का कोई नेसेसिटी नहीं था। स्टीरियोकेमिस्ट्री करने का नेसेसिटी क्यों नहीं था, मैं बताता हूँ। कि मान लो कि इसको तुम ब्रोमीन को एक दोगे, फिर इसको सेकंड दोगे CO- को, फिर CH3 को थर्ड दोगे, और हाइड्रोजन को फोर्थ दोगे। तो इधर जो सब्स्टिट्यूशन हुआ है ना, ये सीधा ऐसे सब्स्टिट्यूशन हुआ। इसके बाद ये मत मान लेना कि ये SN2 से जा रहा है भैया, ये सब हो रहा है, ये सब हो रहा है। देखो, सीधा बात क्या है, ये OH- भी फर्स्ट पोजीशन में रहेगा, इसके बाद CO- भी फर्स्ट पोजीशन, ये CH3 भी पोजीशन फोर्थ पोजीशन में हाइड्रोजन आएगा। तो इसका जो आ रहा है, इसका सीधा क्या आ रहा है, इसका भी ऐसे घूमेगा, इसका भी ऐसे घूमेगा। अगर इसका आर आ रहा है तो इसका भी आर आएगा ना, सीधा बात है। तो इसका भी आर आएगा, तो सी ऑप्शन भी करेक्ट ऑप्शन दे रहा है, ये गलत नहीं हो सकता। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो लास्ट ऑप्शन दिया है, ये क्या है, बेंजीन और एचसीएन और HCl H2O। बेंजीन HCl HCN H2O क्या करेगा, बेंजीन जो है ये क्या रिएक्शन शो करता है, ये रिएक्शन शो करता है गेटरमैन कोच, गेटरमैन कोच जो कि बेंजाल्डिहाइड रिएक्शन होता है, बेंजाल्डिहाइड फॉर्मेशन। अब बेंजाल्डिहाइड फॉर्मेशन में क्या होता है, बेंजीन आता है और साथ में HCN होता है। तो HCN क्या होता है, मतलब HC111 इसमें ना जब HCl देते हो तो नाइट्रोजन के ऊपर प्लस आ जाता है, फिर Cl आके, फिर वाटर आके, मतलब बहुत कुछ वाटर, ये इस रिएक्शन को, मतलब बेंजीन इधर अटैक कर देता है। अटैक करने के बाद क्या होगा, ये C के ऊपर डबल वन नाइट्रोजन नाइट्रोजन NH हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन आएगा। फिर वाटर आके हाइड्रोलाइसिस कर देगा, वाटर आके हाइड्रोलाइसिस करेगा। हाइड्रोलाइसिस के बाद तुम्हें मिल जाएगा ये CHO, और इसका प्रॉपर नाम है बेंजाल्डिहाइड, ठीक है। मतलब जो भी नाम है। अब बेंजामाइड क्या होता है, बेंजामाइड मतलब बेंजीन के ऊपर अगर तुम CONH2 ग्रुप लगा रहे हो, ये CONH ग्रुप होता है एमिड ग्रुप, तो ये तो नहीं होगा। तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन होगा, मतलब हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन होगा। तो 5 का जो करेक्ट ऑप्शन है ये D ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद तो ये क्वेश्चन का आंसर D ऑप्शन होगा। इसके बाद चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि पीएच CH Br, और उसके बाद दिया है एक्वास K2CO3। एक्वास K2CO3 क्या होता है, एक्वास K2CO3 होता है एक बेसिक कंडीशन, ठीक है। तो बेसिक कंडीशन में क्या होगा, जस्ट मिनट, हाँ। तो बेसिक कंडीशन में क्या होगा, देखो, पहले तुम्हें जो फिनाइल ग्रुप दिया है, पहले CH Br दिया है, और उसके बाद CH Br और COOH, उसके बाद दिया है एक्वस K2CO3, और हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। जब तुम एक्वस K2CO3 दोगे, एक्वस K2CO3 किसके तरह एक्ट करेगा, एज ए बेस अटैक एक्ट करेगा। और जब ये एज ए बेस अटैक एक्ट करता है, तो ये सबसे पहले एसिडिक हाइड्रोजन को पकड़ेगा। सबसे पहले एसिडिक हाइड्रोजन को पकड़ेगा। अगर सबसे पहले ये एसिडिक हाइड्रोजन को पकड़ेगा, तो ये क्या होगा, PHCH Br, ये Br रहेगा, और ये COO- हो जाएगा। अब जब तुम हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन दे रहे हो, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलना, ये थर्मोडायनामिकली फेवरेबल करेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक गैस है, तो उसको तो वो बाहर निकलेगा ही। तो अगर इसको बाहर निकल देगा, तो ये नेगेटिव चार्ज शिफ्ट होकर ब्रोमीन के ऊपर आ जाएगा। अब देखो, इससे क्या होगा, PH Br, और इधर Br है और नेगेटिव चार्ज है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो सीधा ये क्या होगा, और तुम्हें दिख रहा है कि अल्फा पोजीशन में तुम्हारा ब्रोमीन प्रेजेंट हो, तो ये जाएगा और ब्रोमीन को निकाल देगा, और ये जाएगा ब्रोमीन को निकाल देगा। तो ये क्या होगा, पीएच, तुम्हारा ये ब्रोमीन निकल गया, और इधर एक ब्रोमीन रहेगा, ठीक है।
एक ब्रोमीन रहेगा। फिर क्या होगा, फिर भी एक्वस K2CO3 तो प्रेजेंस है ही ना, तो एक्वस K2CO3 फिर से आएगा, इस हाइड्रोजन को पकड़ लेगा और नेगेटिव चार्ज जाएगा और इसको इसको अल्फा पोजीशन से फिर से निकाल देगा। तो तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, PHC111CH, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक्स बन रहा है, जो कि है एक्स, मतलब हाँ एक्स बोला है। अब इसके बाद बोला है कि सोडियम मेटल, सोडियम मेटल। अब सोडियम मेटल क्या होता है, सोडियम मेटल ना, सीधा सोडियम मेटल को ये याद रख लेना, सोडियम मेटल तभी अटैक करता है जब तुम्हारा एसिडिक हाइड्रोजन का प्रेजेंस हो, एसिडिक हाइड्रोजन का प्रेजेंस हो, एसिडिक हाइड्रोजन का प्रेजेंस होगा। एसिडिक हाइड्रोजन का प्रेजेंस तभी होता है जब, मतलब जब तुम्हें अच्छे से पता है कि जो एल्काइंस होता है या फिर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल्स, मतलब सीधा मुद्दा हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन कौन होता है, जो एसिडिक हाइड्रोजन वही होता है जो कि कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटॉम के साथ टस्ट होता है। अब मान रहे हो कि ये कार्बन है, देखो जो कि कार्बन होता है ना, ये कार्बन sp है, ये sp कार्बन नाइट्रोजन का sp2 सेंटर से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। तो कार्बन का जो sp सेंटर है, ये बहुत ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर देगा। अगर बहुत ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन ये प्रोड्यूस कर देगा तो ये तो एक एसिडिक नेचर का है। तो ये क्या होगा, PHC111C-Na+, ये होगा, सीधी बात है। इसके बाद क्या आएगा, ये CH3 आई दे रहा है और सी नेगेटिव इधर अटैक करेगा, आयोडीन को बाहर निकाल देगा और ये बना देगा, ये वाला जो भी कंपाउंड होगा ये जेड होगा। तो इससे करेक्ट ऑप्शन क्या आ रहा है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। तो 6 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये ए ऑप्शन होगा, ठीक है। 6 का ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो एक्स वाई जेड हम लोग निकाल लिए। तो ये जो था, ये जो 6 क्वेश्चंस था, ये 6 क्वेश्चंस किस लिए था, ये 6 क्वेश्चंस था तुम्हारा एमसीक्यू पार्ट का। अब एमसीक्यू का पार्ट खत्म हो गया, इसके बाद हम लोग चलेंगे एमएसक्यू पार्ट में। तो एमएसक्यू पार्ट ना थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, एमएसक्यू पार्ट मतलब थोड़ा सा अच्छा खासा क्वेश्चन सीधा देखने को मिलेगा। तो खुद से एक बार अच्छे से ट्राई कर लो कि अगर एमएसक्यू पार्ट आ जाए, मतलब एमएसक्यू पार्ट में ना कॉन्सेप्ट ज्यादा मतलब कॉन्सेप्ट का यूज ज्यादा बेहतरीन होता है, कि अच्छा खासा तुम कॉन्सेप्ट का यूज करोगे तभी तुम्हारा फायदा होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, which of the following compound reacts with pH MgBr excess followed by acidification will yield 3 डिग्री अल्कोहल। मतलब जब तुम 3 डिग्री अल्कोहल से ट्रीट करोगे तो क्या क्या होगा, मतलब अच्छा, ये जो सबस्ट्रेट है, इस सबस्ट्रेट को पीएच एमजीबीआर एक्सेस कंडीशन में दो तो एसिडिफिकेशन के बाद तुम्हारा 3 डिग्री अल्कोहल कौन कौन प्रोड्यूस करेगा। तो एक एक करके सीधी बात है, इसको अटैक कर दो पीएच एमजीबीआर से। अगर तुम पहले वाले को पीएच एमजीबीआर से अटैक करोगे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो कि है पीएच माइनस है, तो पीएच माइनस क्या ढूंढेगा, पीएच माइनस पहले ढूंढेगा एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जो कि पॉजिटिव चार्ज है या फिर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। तो पीएच माइनस जाएगा कार्बोनिल सेंटर में अटैक करेगा और क्लोरीन को बाहर निकाल देगा। तो CH3 आएगा, COO पीएच हो गया, ठीक है। इसके बाद एक्सेस में प्रेजेंट है तो और फिर से पीएच माइनस आया, फिर से पीएच माइनस आके इधर से अटैक किया। तो तुम्हारा क्या होगा, CH3, ये पीएच, ये O माइनस, ठीक है, ये O माइनस Mg+Br, Mg2++Br माइनस, जो भी बोलो। इसके बाद क्या बोला है, एसिडिफिकेशन, मतलब H3O प्लस कंडीशन। अगर H3O प्लस कंडीशन दोगे तो क्या होगा, CH3 आएगा, पीएच होगा और पीएच होगा और OH। तो ये तुम्हारा बन गया 3 डिग्री अल्कोहल, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट में ये वाला कंपाउंड दिया है, इसके ऊपर जब तुम पीएच माइनस MgBr से अटैक करोगे तो ये पीएच माइनस अटैक करेगा और इसको इधर से निकाल देगा। तो ये तुम्हारा एक आया पीएच माइनस, ये ऑक्सीजन अटैच था, ये गया और ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज आ गया। फिर से क्या होगा, फिर से पीएच माइनस अटैक करेगा, पीएच माइनस अटैक करेगा तो ये भी खुल जाएगा। तो ये पीएच बन गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये पीएच बन गया। इसके बाद क्या है, पीएच माइनस फिर से अटैक करेगा, फिर से अटैक करेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो पीएच 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 और O माइनस Mg2+Br माइनस, Mg2+Br माइनस, और इसके ऊपर जब तुम H3O प्लस से मतलब फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन जो की है उसको अटैक करोगे तो CH3COH। तो ये भी तुम्हारा बन रहा है 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। इसके बाद इस बी ऑप्शन में तो ए ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन भी गलत है। सॉरी सॉरी सॉरी, गलत नहीं है, 3rd डिग्री अल्कोहल दे रहा है, ये एमएसक्यू पार्ट है। तो ये करेक्ट ऑप्शन है, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद बी ऑप्शन में देख लेते हैं, इसको जब तुम पीएच माइनस MgBr से ट्रीट करोगे तो ये पीएच माइनस क्या करेगा, पहले कार्बोनिल सेंटर में अटैक करेगा और स्टार को जो कि CH3O माइनस, ये अच्छा खासा लिविंग ग्रुप है तो ये तो निकल जाएगा। अगर ये निकल जाएगा तो तुम्हारा क्या होगा, PHCO C2H5, यही बनेगा। और इसके ऊपर जब तुम पीएच माइनस से फिर से अटैक करोगे तो इधर अटैक करेगा और ये O माइनस खुलेगा। तो PHO माइनस PH और ये C2H5 होगा, ठीक है। और ये O माइनस को जब तुम H3O प्लस से ट्रीट कराओगे तो ट्रीट कराने के बाद PH PH C2H5 और OH होगा, ठीक है।
ये OH होगा, ये तुम्हारा आ रहा है 3 डिग्री अल्कोहल, कोई ना। तो इधर से भी तुम्हारा 3 डिग्री अल्कोहल मिल रहा है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि ये पीएच माइनस से फिर से अटैक करेगा। अब देखो पीएच माइनस नेगेटिव चार्ज है। मैंने क्या बोला? पहली ही बात बोला कि एक नेगेटिव चार्ज पहले ही टारगेट करता है कि उसे एक पॉजिटिव चार्ज मिल जाए। पॉजिटिव चार्ज मतलब जो कि अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज हो। देखो, नो रेसिस्ट कमेंट, मैं कोई रेसिस्ट कमेंट नहीं कर रहा हूँ। सीधी बात है, अगर कोई मतलब अच्छा खासा लड़का है या कोई लड़की है, तो अगर तुम्हें कोई जनरल बेसिस पे 4-5 लड़का या लड़की सामने दे दे, तो तुम्हारा फर्स्ट डिस्टेंस में अगर तुम्हें कुछ पता नहीं है कि किसका नेचर कैसा है, किसका नेचर कैसा नहीं है, तो तुम पहले जो कि सबसे ज़्यादा सुंदर है, जो कि व्हाइट हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, जो कि पहला सुंदर होगा, तो और जो कि मतलब जो कि अच्छा खासा होगा, उसके तरफ भी तुम्हारा ज़्यादा फोकस जाएगा। तो इधर भी सेम होता है। अगर तुम्हें अच्छा खासा न्यूक्लियोफाइल मिल रहा है, अगर नेगेटिव चार्ज मिल रहा है, तो वो ऑपोजिट चार्ज को ही अट्रैक्ट करेगा ना, मतलब ऑपोजिट अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज को ही अट्रैक्ट करेगा। अब जब जब तुम्हारा पीएच माइनस है, वो पहले ही एसिडिक हाइड्रोजन को देख लेगा, क्योंकि ये H प्लस नेचर फुल्ली दे सकता है, और ये फुल्ली दे के ये बेंजीन बना सकता है, जो भी है वो साइड रिएक्शन अलग है। तो ये पीएच माइनस क्या करेगा? पीएच माइनस जाके पहली बात तो ये ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज में बदल देगा। और इसके बाद क्या होगा? इसके बाद तुम्हारा पीएच माइनस एमजीबीआर फिर से आएगा, ये फिर से इधर अटैक करेगा, इधर आके अटैक करने के बाद ये पीएच हो गया, ये O माइनस हो गया, ये O माइनस हो गया, और CH3 हो गया। अब तुम्हारा जो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होता है, H3O प्लस जब आएगा, ये H3O प्लस आगे क्या होगा? ये OH में कन्वर्ट हो गया, ये भी OH में कन्वर्ट हो गया, और CH3 में कन्वर्ट होगा। अब देखो, एक कार्बन पोजीशन में दो OH तो रह नहीं सकता। अगर एक कार्बन पोजीशन में दो OH रह नहीं सकता, तो ये दोनों क्या बना देगा? ये वाटर इधर से निकाल के डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन जाएगा। अगर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन गया। ये तुम्हारा बन जाएगा कीटोन, ठीक है? तो ये तुम्हारा कीटोन, तो कीटोन हो जाएगा, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल में तो कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि जस्ट अ सेकेंड। समझिए भैया। ये तो नहीं हो रहा है। जस्ट, हाँ। तो इधर इसके बाद क्या होगा? इसके बाद मैंने बोला कीटोन। इसके बाद क्या होगा? फिर से पीएच माइनस आएगा, इधर अटैक करेगा, और इधर अटैक करके CH3 पीएच, और तुम्हारा हाइड्रोलाइसिस के बाद OH बना के 3 डिग्री अल्कोहल बना देगा। ठीक है? तो ये तुम्हारा लग रहा है ये रिएक्शन बहुत अच्छे से चल रहा है। मगर देखो, एक चीज मैंने इधर मतलब इधर मैंने बोला नहीं था। तो इसमें क्या होगा? जो पहले पीएच माइनस Br माइनस Mg2 प्लस जो कि अटैक कर रहा है पीएच माइनस इधर इस पोजिशन में, तो होता क्या है कि जब तुम्हारा ये एसिड बेस रिएक्शन होगा ना, H प्लस को पीएच माइनस लेके ले लिया, तो इसके बाद ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज ना, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जो कि है, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का इलेक्ट्रोफिलिसिटी मतलब मतलब टेंडेंसी ऑफ द अटैक बहुत घटा देगा। और इसको घटाने से दिक्कत क्या होगा? इसको घटाने से दिक्कत क्या होगा कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का जो कीटोन को अटैक करने पर, या फिर ये कार्बोनिल सेंटर पे अटैक करने का पीएच माइनस का प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगा। तो ये जो रिएक्शंस मैंने अभी तक दिखाया, मतलब इसके बाद वाला जो रिएक्शन, इसका रिएक्शन ये साइड रिएक्शंस की तरह ट्रीट होगा। ठीक है? ये साइड रिएक्शंस की तरह ट्रीट होगा, और मेजरली जो कि CH3COOH घूम रहा है, ये घूम के पीएच माइनस के साथ अटैक करेगा, और एसिड बेस रिएक्शन शो कर देगा। ठीक है? एसिड बेस रिएक्शन शो कर देगा। तो इसका जो साइड 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा, तुम्हारा सोच से भी बनेगा, ये बनेगा बहुत कम बनेगा, बहुत ही ज्यादा कम बनेगा। तो इसका डी ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है? इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा A, B एंड C होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि एक डाई अल्कोहल दिया है, इसका नाम शायद कैटोकॉल वगैरह हो, तो इसको 1 टू डाइऑल दिया है, 1 टू बेंजीन डाइऑल। इसके बाद दिया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 इक्विवेलेंट दिया है। अगर दोनों अल्कोहल है और सामने सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया हो दोनों, तो कोई मतलब किसी भी कार्बन, मतलब ये इसका है, ये इसका है, हाँ। तो किसी भी से तुम मतलब हाइड्रोजन निकाल लो, कोई मना नहीं करेगा, क्योंकि दोनों तुम्हारा सेम तुम्हारा सिमेट्रिक है। तो किसी से भी निकाल लो, कोई कुछ नहीं होगा। इसके सामने ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, और तुम्हारे सामने क्या है? क्लोरीन है, CH2 है, COCl है। तो तुम्हारा क्या करेगा? ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज इधर अटैक करेगा, और क्लोरीन को बाहर निकाल देगा। अगर क्लोरीन को बाहर निकाल दिया, तो CH2 CO और Cl आ गया। ठीक है? इसके बाद तुम्हें दिया है फिर से NaOH माइनस, NaOH 1 इक्विवेलेंट दिया है। NaOH माइनस और 1 इक्विवेलेंट अगर दिया है, तो ये क्या करेगा? सीधा मुद्दा है कि इस ऑक्सीजन का था, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ऑक्सीजन का ये OH था, ये OH ये खुल के
ये O माइनस हो जाएगा, ये ऑक्सीजन, ये CO Cl है। और तुम्हारा सामने क्या है, सामने इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो ये मार देगा इसे, क्लोरीन को बाहर निकाल देगा, और ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन CO ये बन गया। ठीक है, इसके बाद तुम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दोगे। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तुम्हारा होता है एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अगर ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये एस्टर को भी नहीं छोड़ता है, किसी को नहीं छोड़ता है। अगर एस्टर को नहीं छोड़ता है तो इधर से ब्रेकेज करा देगा, और इधर से अगर ब्रेकेज करा देगा तो ये बन जाएगा, ये ऑक्सीजन ईथर को तो कुछ नहीं कर सकता है ना, तो ये OH बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, और ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्रेजेंस है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कार्बोक्सिलिक एसिड को भी छोड़ता नहीं है, तो ये ईथर था, ये CH2, और ये OH में कन्वर्ट कर देगा, इसको भी OH में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अगर इसको OH में कन्वर्ट कर दिया तो तुम्हारा ये एस प्रोडक्ट बन गया। एस प्रोडक्ट क्या है, एस प्रोडक्ट ये OH है, और ये CH2 है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, ये तो MSQ वाला है ना, तो MSQ वाला है तो तुम्हारा ना, पहले पी ऑप्शन देखो। अच्छा, पी ऑप्शन दिया ही नहीं। क्यू ऑप्शन तुम्हारा क्या आया, क्यू ऑप्शन आया जो कि क्लोराइड के अटैक करने के बाद, मतलब ये तुम्हारा क्यू ऑप्शन आया, मतलब एक में क्लोरीन घूम रहा है, तो ये तुम्हारा सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ये तो नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, क्यू ऑप्शन उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट किया गया है। हाँ, तो जब तक सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट नहीं करोगे तब तक तो नहीं होगा, तो तुम्हारा ये होगा। इसके बाद डी ऑप्शन बोला है कि आर, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के ट्रीट करने के बाद हुआ है। हाँ, ट्रीट करने के बाद ये अटैक करेगा, ये खुल जाएगा, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये B C and D ऑप्शन होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसका B C and D ऑप्शन हो रहा है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा खासा क्वेश्चन है, केमिकल इक्विलिब्रियम या फिर आयनिक इक्विलिब्रियम जो भी बोल लो। फॉर द रिएक्शन ए, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन में इसका ना, इसके लिए तुम्हें एक फॉर्मूला याद रखना अच्छा खासा इंपॉर्टेंट होता है। मैं फॉर्मूला का डेरिवेशन अभी तो नहीं करा रहा हूँ। अगर तुम्हें किसी भी कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। देखो, रिवर्सिबल रिएक्शन देख लेना, एक तो तुम्हारे देख लेना पैरेलल रिएक्शन। ठीक है, पैरेलल रिएक्शन, और तुम्हारा एक सिक्वेंशियल रिएक्शन, या फिर सिक्वेंशियल रिएक्शन, या फिर तुम बोल लो, क्या लिख रहा हूँ, या फिर तुम कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन बोल दो। ये कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन हो गया, पैरेलल रिएक्शन हो गया, और तुम्हारा तीनों रिएक्शन होता है, या फिर रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया। ये तीनों रिएक्शन का एक बार अच्छा खासा देख लेना, इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अगर तुम्हें रिवर्सिबल रिएक्शन को जानना है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन मान लो कि जो कि ए हो रहा है, तो ए का कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम टी क्या होता है, एट एनी टाइम, जो कि तुम्हारा KB है, या फिर K2 है, इसके लिए बैकवर्ड रिएक्शन का, प्लस KA, क्या होता है, KA e⁻ k+KB इंटू टी। ठीक है, और इसको डिवाइड करो कि A+KB से। ठीक है, और इंटू, और इस टोटल से क्या मल्टीप्लाई होता है, A0 मल्टीप्लाई होता है। और अगर तुम्हें बी निकालना है एट एनी टाइम टी, इसको सिंपली कर दो कि A0 × 1 - इसको कर दो, और कुछ नहीं, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, और कुछ नहीं करना होता। ये रिवर्सिबल रिएक्शन का फॉर्मूला है, मैं डिटेल्स में तो नहीं जा रहा हूँ। अब देखो, रिवर्सिबल रिएक्शन में एक बात होता है कि फॉर द रिएक्शन K1/K2, तो K1/K2 क्या होगा, K1/K2 किसके बराबर होता है, ए और बी के बराबर होता है। मैंने सही लिखा ना, मैंने शायद उल्टा लिखा ना। हाँ, देखो, तो इसका इसका क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोला है 14। अब तुम्हारा K1 क्या होगा, जस्ट अ सेकंड। हाँ, तो इसमें क्या होगा, इसमें देखो, इसमें तुम्हें बोला है कि K1/K2 किसके बराबर होता है, ए और बी के बराबर होगा, और तुम्हें पहले इक्विलिब्रियम कॉस्ट निकालना है, तो इक्विलिब्रियम कॉस्ट क्या होता है, KF/KB होता है। और इन दिस रिएक्शन क्या होगा, KF इजिकल टू K1 और KB इजिकल टू K2 है, तो K1 और K2 निकालना है, K1 और K2 इजिकल टू A0 और B0 के इक्वल होता है। एट इक्वी सॉरी, K1 क्या बोल रहा हूँ, A0 और B0 नहीं, ए concentration of A at equilibrium concentration and concentration of B at equilibrium concentration। और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन में ए का वैल्यू कितना है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैंने उल्टा लिखा, मैं वही बोल रहा था, बी भाई ए। तो ये क्या होगा कि इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू बी इक्विलिब्रियम में कितना है, बी इक्विलिब्रियम में वैल्यू जा रहा है 1.6, और तुम्हारा ए इक्विलिब्रियम का वैल्यू कितना है 0.4, तो ये 4 आएगा। तो के इक्विलिब्रियम का जो कांस्टेंट का, और के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट होता है, तो ये के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 4 आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप पूछा है कि अब इसमें ना एक वैल्यू मिसिंग है, और मैंने दे देता हूँ कि K1 का या फिर के फॉरवर्ड का जो वैल्यू होता है ना, ये 4 × 10⁻² सेकंड इनवर्स है, ये मिसिंग है। ये देख लेना, मैं पहले ही बता देना चाहिए था, जो वीडियो पॉज करके कर रहा है उसको दिक्कत आएगा।
के एफ इजिकल टू 4 इंटू 10⁻², सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो इसका अगर ये आ रहा है तो तुम्हें अच्छे से पता है के इक्विलिब्रियम क्या होता है, k1/k2 होता है या फिर के एफ बाई के बी होता है। तो के बी क्या होगा, के बी इजिकल टू ये इक्वल टू कितना आएगा, 4 आएगा। तो के बी इजिकल टू के एफ बाई 4 आएगा। के एफ बाई 4 मतलब 10⁻², सेकंड इनवर्स आएगा। तो इसका रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज 10⁻², सेकंड इनवर्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब पूछेगी टाइम टेकन फॉर द कंप्लीशन और 10% ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 2.8 सेकंड। अब देखो टाइम टेकन पूछा है कि 10% ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, 10% खत्म हो गया तो ए का ए एट टाइम टी कितना रहेगा, 90% ऑफ ए नॉट रहेगा। 90/100 मतलब 0.9 ए नॉट रहेगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन में डाल दो, इस इक्वेशन में अगर डाल दो तो ये 0.9 ए नॉट इजिकल टू के बी। के बी तुम्हारा कितना होगा, के बी है 10⁻², प्लस के ए कितना है, के ए 4 इंटू 10⁻², आएगा इंटू e⁻, के ए प्लस के बी मतलब ये आएगा 5 इंटू 10⁻², इंटू टाइम, टाइम तुम्हें निकालना है, इंटू टी। बाई तुम्हारा क्या आएगा, बाई तुम्हारा 5 इंटू 10⁻² आएगा। तो इधर से पूरा इक्वेशन से और इंटू ए नॉट आएगा। तो ए नॉट निकाल दो, 10⁻² हर एक से निकाल दो। तो अगर निकाल दो तो ये 0.9 इजिकल टू कितना आएगा, 1 प्लस 4 इंटू e⁻⁻5 इंटू 10⁻²t बाई तुम्हारा ओवरऑल क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इसको 5 इंटू पॉइंट एट क्या होता है, 4.5 होता है। 4.5 माइनस 1 क्या होगा, 3.5 आएगा। तो 3.5 इजिकल टू 4 इंटू e⁻⁻5 इंटू 10⁻²t। उसके बाद 3.5/4 कितना आता है, कैलकुलेटर कहाँ है तुम्हारा, 3.5/4, 3.5 डिवाइडेड बाई 4, 3.5 डिवाइडेड बाई 4 आता है 0.875। तो 0.875 इजिकल टू कितना है, e⁻⁻5 इंटू 10⁻²t। और तुम्हारा इसको घुमा दो, इसको ना 1 डिवाइडेड बाई आंसर मतलब 1.14 आ रहा है। तो 1.14 1.142 इजिकल टू e⁻5 इंटू 10⁻²t है। कुछ नहीं किया मैंने, 1 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ln ले लो, ln ऑफ 1.14142 इजिकल टू कितना आएगा, 5 इंटू 10⁻²t। अब ln ऑफ आंसर इज इक्वल टू 0.133 आ रहा है। तो 0.133 इज इक्वल टू तुम्हारा 5/100 इंटू टी। तो टाइम कितना आ रहा है, 100 इंटू मतलब 133 आ रहा है, सॉरी 13.3 आ रहा है, 13.3/5, 13.3 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5। तो तुम्हारा जितना आ रहा है 2.67, 2.7, 2.8, 2.8 सेकंड, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 2.8 सेकंड है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही गया। इसके बाद बोला है कि टाइम टेकन फॉर द कंप्लीशन ऑफ 50% ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ बी इज 14 सेकंड। अब बी का 50% खत्म होने में बी का इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, अच्छा, टाइम टेकन फॉर द कंप्लीशन ऑफ 50% ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ बी इज 14 सेकंड। अगर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन तुम्हें निकालना है तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालने के लिए तुम्हें फिर से वही करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। मगर ये फॉर्मूला 50% ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, अच्छा, तो इनिशियल कंसंट्रेशन किससे स्टार्ट होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन तुम्हारा जब तुम बी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन से चला गया, मतलब बी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन 1.6, मतलब इसका जो स्टार्टिंग होगा ये 1.6 से होगा। तो ये करके देख लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, ये मिट गया। ये कर लो, ठीक है। अब देखो ये तो करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब बी इजिकल टू तुम्हें निकालना है बी टी ए नॉट कितना आएगा, सॉरी ए नॉट नहीं, इसका हाँ ए नॉट इंटू 1 - ए टी आएगा, यही है ना। अब ए नॉट का इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, ए नॉट का इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन स्टार्ट हो रहा है 0.4 से, 0.4 माइनस 1 - 80 आ रहा है। तो 1 - 80 आ रहा है, 1 - 80 का वैल्यू कितना आएगा, केबी। फिर से केबी में, केबी मतलब 10⁻² आएगा, 10⁻² आएगा इंटू इंटू तुम्हारा ई टू दावर 5 इंटू 10⁻², ठीक, बाई तुम्हारा कितना आएगा कि इसका 1 - 1 कहाँ से, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, इसका मैंने थोड़ा सा केबी, तो केबी ए प्लस होगा, प्लस के ए मतलब इसको तुम
4 इंटू 10⁻², प्लस तुम्हारा 10⁻², आ रहा है। इसका भी नीचे 5 इंटू 10⁻², आएगा। यही तो आ रहा है ना, सीधा बात है। तो इसका 0.4 इंटू 1 माइनस ये 10⁻², हर एक जगह से काट दो। तो 1 - 4 इंटू e⁵ इंटू 10⁻²t बाई तुम्हारा +1 आ रहा है, +1 बाई तुम्हारा 5 आ रहा है। इसको ना टोटल करो तो 0.4 और सॉरी 50% इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन बचा है, तो 50% बचा है, तो ये भी बीटी क्या होगा, बीटी भी 50% आएगा, मतलब 50/100 होगा। तो 50/100 होगा तो 0.5 बचा रहेगा, तो इसका भी 0.5 बचा है, तो 0.5 बचा है, इसका 0.5 बचा है, तो ये 5/4 रेशियो में आएगा। तो 5/4 इज इक्वल टू 1 माइनस इसको कर दो, इसको कर दो, तो 5 माइनस 5 प्लस 1 माइनस तुम्हारा क्या होगा, 4 e⁵ इंटू 10⁻²t। ठीक है, तो ये अच्छा कट मैंने क्रॉस कर इसे करते, ये 5 ऐसे ही रहेगा। तो इसको ये 4 आ गया, तो इसका 4 आ गया, तो इसका टोटल इधर से मल्टीप्लाई करके 16 हो जाएगा। तो 25 इज इक्वल टू 16, तुम्हारा 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 16 माइनस 16 e⁵ इंटू 10⁻²t। तो इसका फिर 25 माइनस 16 क्या आ रहा है, 9। 9 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 16 e⁵ इंटू 10⁻²t। तो इसका माइनस क्यों आ रहा है? अच्छा, ये भी माइनस में आएगा फिर, ये +1 नहीं होगा, ये -1 होगा, ये -1 होगा। ठीक है, तो ये 4 आ रहा है। अच्छा, मैंने इसको फोड़ करके ही सॉल्व किया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, तो ये जो भी आ रहा है, ये 9 इज इक्वल टू 16, 9 इज इक्वल टू तुम्हारा 9 इज इक्वल टू -16। 16 कैसे आ रहा है? कुछ गलत किया क्या इधर? इसको ना ऐसे सॉल्व करो, इसको तुम सीधा इसको एट एटी एटी निकाल लो पहले, ये ज्यादा आसान होगा। 80 एट 50% कॉम्प्लीशन निकाल लो। हाँ, इसका ना पहले 80 निकाल लेते हैं। पहले अगर 80 निकाल लेते हैं, 80 कैसे आएगा? 80 तुम्हारा क्या आएगा कि 80 इज इक्वल टू केवी प्लस ए नॉट, और ए नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बोला है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन किससे स्टार्ट हो रहा है? 0.4 से स्टार्ट हो रहा है, और 80 तुम्हारा है 0.4 का आधा होगा, 50% कॉम्प्लीशन बोला है, तो 0.2 होगा। सीधी बात है, अगर 0.2 है तो के भी कितना है, 10⁻²है, प्लस तुम्हारा के क्या है, 4 इंटू 10⁻², है e⁵ इंटू 10⁻², टी आएगा। फिर तुम्हारा क्या आएगा, फिर के ए प्लस के भी आएगा। तो ये 50% कम्प्लीशन ऑफ द 80 आ जाएगा। 80, और तुम्हें टाइम ही निकालना है ना, तो 14 सेकेंड बोला है। 14 सेकेंड में ये कैसे ही निकालोगे? तो इसका इसका 5 इंटू 10⁻²t होगा। 5 इंटू माइनस टी किस लिए होगा, 5 इंटू, तो 10⁻², 10⁻² क्रॉस कर दो। इससे तुम्हारा क्या आएगा, इससे तुम्हारा हाफ आ रहा है, और इससे तुम्हारा आ रहा है 1 + 4 इंटू e⁵ इंटू 10⁻²t, बाई तुम्हारा 5 आ रहा है। और इससे तुम्हें 5/2 -1 इज इक्वल टू 4 इंटू e⁵ आ रहा है। और इससे तुम्हें क्या निकालोगे, तुम दो और दो मतलब 1.5 आ रहा है, 1.5/4 इज इक्वल टू e⁻5/100t। और तुम्हें इसको घुमा के लिख दो, तो e/e⁵ इज इक्वल टू 4/1.5 आ रहा है, 40/15। 40/15 मतलब 5 से डिवाइड कर दो, 8/3 आता है, तो 8/3 आएगा। तो तुम्हारा इसका इसका ln लोगे। हाँ, ठीक, तो इसका ln लोगे तो 5t/100 इज इक्वल टू ln ऑफ 8/3। 8/3 कितना होता है, 8 डिवाइडेड बाई 3 होता है 2.667। इसका तुम ln लोगे, तो इसका ln कितना 0.98 आ रहा है, तो इसका 0.98 आ रहा है। तो इसका 0.t इज इक्वल टू 9 इंटू 100, इंटू 100
डिवाइडेड बाई तुम्हारा कितना आ रहा है, डिवाइडेड बाई 5 आ रहा है, तो 19 आ रहा है। तो इसका 19.6 सेकंड आ रहा है, तो इसका 19.6 सेकंड आ रहा है। इसको तुम आप उसको वी का कॉन्सेंट्रेशन से निकाल लो। वी का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो रहा है, वी का कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है तुम्हारा टाइम 19.6 सेकंड में ए का जा रहा है तुम्हारा, और इधर स्टार्टिंग तो सेम हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता इसका जो वी का कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन का जितना टाइम लग रहा है, इसका भी उतना ही लगना चाहिए। तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन 19.61 सेकंड ही आना चाहिए। ठीक है, 19 तो 3 का तो करेक्ट ऑप्शन ए, सी और डी लग रहा है मुझे। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बहुत लफड़ा था। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड NO प्लस NOBF4। अब NOBF4 क्या रहता है, NO प्लस और BF4 माइनस, BF4 माइनस में रहता है। अब NO प्लस का स्ट्रक्चर क्या होता है, NO प्लस का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, और BF4 का स्ट्रक्चर, BF4 का फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। ये होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। और ये क्या होता है, ये एक लीनियर स्ट्रक्चर होता है। अब एनोप्लास्ट जो होता है ना, एनोप्लास्ट का तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, एनोप्लास्ट का बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। और BF4 माइनस का, BF4 माइनस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। अब इसका तो चारों सिग्मा बॉन्ड है, तो इधर से चारों सिग्मा बॉन्ड आता है, और तीनों बॉन्ड ऑर्डर है, तो इसका एक सिग्मा बॉन्ड होगा और दो पाई बॉन्ड होगा। तो टोटल ये स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड कितना आएगा, 5 सिग्मा बॉन्ड आएगा, दो पाई बॉन्ड आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन ए तो करेक्ट ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद चलते हैं। बोला है कि एनो बॉन्ड लेंथ इन दिस कंपाउंड इज लॉन्गर देन नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड में ना थोड़ा एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर भी होता है। अब जब तुम उसके से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो और निकाल के NO प्लस कर रहे हो, तो उसका एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन चला गया। अगर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है। अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो इसका बॉन्ड लेंथ घटेगा, तो ये लॉन्गर तो नहीं होगा, ये कमेगा। तो बी ऑप्शन इज द इनकरेक्ट ऑन, इट इज अ डायमैग्नेटिक स्पीशीज। अब एनो प्लस जो था, ये ऐसे मान लो कि जैसे तुम्हारा हेटेरोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स का देता है ना, नाइट्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों मिला के 15 होता है, जो कि होता है पैरामैग्नेटिक स्पीशीज। अब पैरामैग्नेटिक स्पीशीज से तुम जब एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो ना, तो वो क्या बन जाएगा, डायमैग्नेटिक स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो करेक्ट ऑप्शन है, बी, सी ऑप्शन भी। इसके बाद बोला है कि BF एंड द लेंथ ऑफ दिस कंपाउंड इज लोअर देन BF3। अब जो तुम्हारा BF3 कंपाउंड है, बी, फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन, ये जो तीनों ये तीनों है। और मैंने सॉरी ये इसको गलत बनाया। हाँ, ये 120 डिग्री में रहता है। अब इसके ऊपर देखो, बोरॉन के ऊपर, बोरॉन और फ्लोरीन में, फ्लोरीन थोड़ा सा अच्छा खासा बैक बॉन्डिंग डोनेशन देता है, क्योंकि बोरॉन के पास क्या होता है, वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है। तो वैकेंट पी ऑर्बिटल वो भी कौन सा होता है, 2p वैकेंट ऑर्बिटल होता है, 2p वैकेंट पी ऑर्बिटल। और फ्लोरीन 2p, जो लोन पेयर 2p ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है, वो वैकेंट, बोरॉन का जो वैकेंट पी ऑर्बिटल है, उसमें थोड़ा सा डोनेशन करेगा। और डोनेशन करने से क्या होगा, बोरॉन और फ्लोरीन में जो तुम्हारा डबल वन थोड़ा सा कैरेक्टर आएगा, वो डबल वन कैरेक्टर आता रहेगा, और डबल वन कैरेक्टर आने से क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा, और बॉन्ड का जो डिस्टेंस होगा वो घट जाएगा। तो ये, और इधर क्या होगा, बोरॉन के पास ऐसे ही नेगेटिव चार्ज है, और फ्लोरीन में नेगेटिव चार्ज, फ्लोरीन के पास भर भर के तीनों लोन पेयर है, तो उसके पास तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। इसके पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसके पास भी, इसके पास भी है। तो ये बोरॉन से थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करेगा। तो ये क्या होगा, इसका जो BF बॉन्ड होगा इन दिस कंपाउंड, ये ज्यादा होगा। तो डी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि एज्यूम द कॉम्प्लेक्स निकल NiPbH3 होल 2 इज पैरामैग्नेटिक, द एनालोगस कॉम्प्लेक्स पैलेडियम इज डायमैग्नेटिक, द आइसोमर शो व्हाई। अब पैलेडियम डायमैग्नेटिक क्यों होता है, कि पैलेडियम में जब होता है ना, ये NiPbH3, ये जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स था, ये जब तुम्हारा निकल से जब तुम पैलेडियम में, प्लेटिनम पैलेडियम में जाओगे, ये क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अगर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तब इसलिए क्या हो जाता है, ये डायमैग्नेटिक कैरेक्टर शो करता है, डायमैग्नेटिक कैरेक्टर शो कर देता है। अगर डायमैग्नेटिक कैरेक्टर, तो पूछा है कि आइसोमरिज्म क्या होगा। तो पैलेडियम जब है, पैलेडियम 2 है, और तुम्हारा इधर HCN है, तो और इसका क्या है, HCN है, और इधर क्या है, PPH3, और ये PPH3 है। तो तुम्हारा सीधा क्या लग रहा है, ये एक हो सकता है, और इधर ये चीज मान सकते हो, और ये भी तो मान सकते हो कि दोनों PPH3 को तुम ट्रांसपोजिशन में दे दो, दोनों ट्रांसपोजिशन में दे दो, और HCN, और ये हो गया तुम्हारा HCN। तो ये तो जियोमेट्रिकल तो शो कर ही दिया। और ऑप्टिकल क्या होगा, दोनों तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हमेशा क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है।
ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है क्योंकि ऑप्टिकली के लिए क्या होना चाहिए तुम्हें, कोई सिमेट्री एलिमेंट नहीं जाना चाहिए, मगर ये तो एक प्लेन में होता है ना, तो ये तो सीधा कट के बाहर निकल जाएगा। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म तो नहीं शो करेगा। इसके बाद आता है लिंकेज। तो ये जो एचसीएन है ना, ये एचसीएन से भी जुड़ सकता है, एनसीएच से भी जुड़ सकता है, क्योंकि इसका नाइट्रोजन से भी डोनेशन हो सकता है, सल्फर से भी डोनेशन हो सकता है। तो ये भी लिंकेज आइसोमरिज्म शो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये ए और सी तो करेक्ट ऑप्शन हो गया। इसके बाद आता है पॉलीमराइजेशन। तो ये जो एनसीएस होता है ना, ये सीधा सीधा ये दोनों तरफ से ऐसे बाइडेंटेड लिगेंड की तरह भी काम नहीं करता, क्योंकि लिनियर स्ट्रक्चर होता है, तो ये सल्फर की तरह भी काम करेगा और नाइट्रोजन साइड से दूसरे को पकड़ लेगा, तो ये पॉलीमराइजेशन भी शो कर देगा। ठीक है, तो 5 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये ए सी एंड डी होगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन ऑफ एमएसक्यू में चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ एमएसक्यू में क्या बोला है तुम्हारा, द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज एक्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कंक्लूजन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कंक्लूजन। तो करेक्ट कंक्लूजन निकालने के लिए तुम मान लो कि पहले जो रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन, मतलब जो दिया हुआ है, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज एक्स, वो क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए है। और बोला है कि पहले ऑप्शन में क्या बोला है, पहले ऑप्शन में डी ब्रोगली वेवलेंथ लेके बोला है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या बोलता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है वो तुम्हारा बोलता है कि एन लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई आर। तुम्हारा यही तो होता है ना कि एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, स्ट्रक्चर बना के ये तुम्हारा वेव की तरह एक्ट करता है, तो इसको तुम रेडियस मान लेते हो आर, और इस डिस्टेंस को तुम एक टफ और क्रेस्ट के बीच में तुम लैम्डा मान सकते हो वेवलेंथ, तो एन लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई आर होता है। अब पूछा है कि द डी ब्रोगली वेवलेंथ इन द थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब जब तुम रेडियस पूछते हो, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, वो किसका इक्वल आता है, ये इसका एन एन स्क्वायर बाई जेड, एन स्क्वायर बाई जेड इंटू आर आता है। अब जब तुम थर्ड ऑर्बिट बोल रहे हो, थर्ड ऑर्बिट अब हाइड्रोजन एटम बोल रहे हो, तो थर्ड ऑर्बिट R3 मान लो। तो R3 किसका बराबर आएगा, n इजिकल टू 3 होगा, मतलब 9/z, z मतलब 1 होगा r। तो ये r क्या है, ये r तुम्हारा इधर x बोला है, तो ये क्या आएगा 9x। तो R3 इजिकल टू 9x आया, ये R3 होगा, क्योंकि मुझे बोला है थर्ड ऑर्बिट का डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो लैम्डा 3 इजिकल टू क्या आएगा, 2 पाई 9x बाई n, 2 पाई 9x बाई n। n कितना हो रहा है, n तुम्हारा बोला है कि थर्ड ऑर्बिट बोला है, तो इजिकल टू 3 होगा, तो इसका 3 कट रहा है, तो 6 पाई x होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन तो 6 पाई x है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद बोला है कि फोर्थ बोर्ड रेडियस ऑफ हीलियम एटम। हीलियम एटम जब तुम बोला है हीलियम प्लस एटम का, इसका फोर्थ रेडियस, तो रेडियस R4 क्या होगा, R4 इजिकल टू एन स्क्वायर बाई जेड आर। एन स्क्वायर कितना होगा तुम्हारा, एन स्क्वायर कितना है, फोर्थ रेडियस ऑर्बिट मतलब फोर स्क्वायर बाई जेड, जेड हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम तो सेकंड होता है। आर, तो सॉरी आर की जगह तुम एक्स लिखोगे, तो 16/2, तो 16/2x मतलब 8x। तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन 8x होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद बोला है कि दी ब्रोगली वेवलेंथ इन द थर्ड ऑर्बिट ऑफ Li2+। अब Li2+ आयन जो होता है, Li2+ का जब तुम रेडियस निकालोगे, वो भी थर्ड ऑर्बिट का मतलब R3 का, तो एन स्क्वायर कितना आएगा, एन स्क्वायर आएगा 9 बाई जेड। जेड लिथियम का क्या होता है, 3 होता है, फिर x आएगा, तो ये आता है रेडियस 3x आएगा, मतलब R3 इजिकल टू 3x होगा। इसके बाद तुम्हें बोला है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालने के लिए, तो लैम्डा 3 क्या होगा, लैम्डा 3 इजिकल टू 2 पाई R3 बाई तुम्हारा n होगा, n इजिकल टू 3 है, तो लैम्डा 3 क्या होगा, लैम्डा 3 होगा 2 पाई 3x बाई तुम्हारा 3, तो ये 2 पाई x आया। तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन 2 पाई x है, कोई दिक्कत नहीं। अब बोला है कि सेकंड बोर्ड रेडियस ऑफ बेरिलियम 2+, Be2+ बोला है, तो Be2+ का क्या आएगा, R2 आएगा, R2 कितना आएगा, एन स्क्वायर बाई जेड, एन स्क्वायर बाई जेड आर। तो एन स्क्वायर कितना आएगा, सेकंड बोर्ड ऑर्बिट बोला है, तो 2 स्क्वायर बाई बेरिलियम, बेरिलियम मतलब 4 इंटू आर की जगह एक्स निकालोगे, तो ये एक्स होगा। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये A B C and D होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम्हारा एमएसक्यू पार्ट का जितने भी क्वेश्चन था वो तो कंप्लीट हो गया। अब तुम्हारा लास्ट जो बचा कुचा है वो है इक्विलिब्रियम का, मतलब ये 6 न्यूमेरिकल आंसर टाइप का क्वेश्चंस होगा। शायद 1 घंटा कवर हो गया ना, हाँ। तो ठीक है, फॉर द इक्विलिब्रियम जो भी होगा, ये लास्ट का 6 क्वेश्चन तो देख के ही जाते हैं। तो फॉर द इक्विलिब्रियम सी यू एस अबोट इंटू 5H2O से सी यू एस अबोट इंटू 3H2O प्लस 2H2O में टूटता है, और केपी का वैल्यू कितना है, केपी इजिकल टू 2.25 इंटू 10 to the power -4 ATM स्क्वायर। अब पूछा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 22.8 और एट 298 केल्विन। अब तुम्हें अच्छे से पता है कि जो
जो कि हम लोग करते हैं, हम लोग हमेशा एटीएम में करते हैं। और 1 एटीएम की क्या होता है, 760 टॉर होता है। 1 एटीएम इज इक्वल टू 760, तो 1 टॉर कितना आएगा, 1 टॉर 1/760 आएगा, 1/760 एटीएम आएगा। तो तुम्हारे अगर 22.8 टॉर दिया है तो 22.8 टॉर कितना आएगा, 22.8/760 एटीएम में आएगा। तो 22.8/760 कितना आएगा, 22.8 डिवाइडेड बाई 760, ये तुम्हारा आ रहा है 0.03, 0.03। अब तुम्हारा देखो ये इक्वेशन में, एक इक्वेशन को तुम बोल रहे हो द प्रेशर रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज एक्सप्रेस्ड एज एक्स परसेंटेज। अब तुम्हें ये गैसियस, ये दोनों सॉलिड स्टेट में है, तो तुम्हारा केपी क्या आएगा, केपी आएगा पी प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन का होल स्क्वायर। अब केपी का वैल्यू कितना है, 2.25 इंटू 10⁻⁻4 एटीएम का होल स्क्वायर। अगर ये दिया है तो तुम्हारा प्रेशर ऑफ वाटर कितना आएगा, नॉर्मल पे तो 1.5, 15 इंटू 15 2.225 आता है, तो 1.5 इंटू 1.5 2.25 आ जाएगा, इंटू 10⁻10⁻², एटीएम आएगा, ठीक है। तो तुम्हें प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन वाटर निकाल लिया। अब प्रेशर ऑफ वाटर निकाल लिया और वेपर प्रेशर दिया है 22.8 टॉर। अगर तुम्हारा वेपर प्रेशर दिया है 22, हाँ, ये 22.8 टॉर दिया है, जो कि हम लोग निकाल लिए एटीएम में, जो कि आया 0.03। तो परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना आया, ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू कितना है, 1.5 इंटू 10⁻², बाई कितना आएगा, 3 इंटू 10⁻², एटीएम। ये लिख सकते हो, तो 1.5/3 कितना आया, 1.5/3 कितना होगा, हाफ होगा। तो हाफ मतलब परसेंटेज में निकालोगे तो 50% होगा, सीधी बात है। और बोला है कि रिलेटिव एज x% बोला है, तो x% इज इक्वल टू 50% होगा। ये x परसेंटेज, तो x इज इक्वल टू 50 हो रहा है। तो अगर पूछा है कि x/10 का वैल्यू कितना होगा, मतलब 50/10 का वैल्यू पूछा है, तो ये 5 होगा। तो इसका फर्स्ट का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये 5 होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज 3 इंटू 10⁻³ मिनट इनवर्स द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग द एनर्जी बैरियर इफ द रिएक्शन एट द टेम्परेचर इज 10⁻³ इनवर्स। तो तुम्हें अच्छे से पता है कि जो हम जब आर्हेनियस कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, या फिर जब तुम कॉलिशन थ्योरी से आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में जाते हो ना, तो तुम्हारा एक आता है कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि कॉलिशन कर रहा है, जो तुम हम लोग एफ से डिनोट करते हो, किसका प्रोपोर्शनल होता है, माइनस ई ए बाई आर टी के प्रोपोर्शनल होता है। और ये तुम्हें बोला है कि द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, the fraction of molecules crossing the energy barrier in this reaction is 10⁻³ inverse, -3%। तो तुम्हें जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इसका कितना आ रहा है, 10⁻³ आ रहा है, ठीक है। परसेंटेज में आ रहा है, तो 10⁻³ तो तुम्हारा e⁻ का जो वैल्यू आ रहा है, ये तुम्हारा 10⁻⁵ आएगा, ठीक है। देख लो। इसके बाद क्या बोला है कि इसके बाद तुम्हें आर्डिनियस इक्वेशन पता है, आर्डिनियस इक्वेशन के इज इक्वल टू ए टू द पावर ई माइनस ई ए बाई आर टी बोला है। अब पूछा है कि रेट कांस्टेंट कितना दिया है, रेट कांस्टेंट दिया है 3 इंटू 10⁻³ मिनट इनवर्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है कि एक टेम्परेचर इंक्रीज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट ए, रेट कांस्टेंट ए का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। अब रेट कांस्टेंट देखो, रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी होगा। अब ये जो वैल्यू है ना, ये कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा ना, ये कुछ ना कुछ वैल्यू आके ए से होता है। अब मैक्सिमम रेट कांस्टेंट कब होगा, ये मैक्सिमम रेट कांस्टेंट, ये इसका वैल्यू ई टू द पावर माइनस में है, तो इसका वैल्यू हमेशा फ्रैक्शन में ही आता है। तो इसका फ्रैक्शन से जब उसका 1 हो जाएगा, तो इसका हाईएस्ट हो जाएगा, इसका हाईएस्ट रेट कांस्टेंट का वैल्यू आएगा। तो हाईएस्ट रेट कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ये जो होता है कि प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर से, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, इसको ना तुम लोग प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, इसको आरएनएस आरएनएस कांस्टेंट ये सब मत बोल रहे ना, कहीं मेंशन नहीं है ये आरएनएस कांस्टेंट है। ये प्री एक्सपोनेंशियल की एक्सपोनेंशियल टर्म से पहले है, तो इसको बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो इसका अगर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, तो के का वैल्यू तो दिया है ना, के इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻³ मिनट इनवर्स। इसका इक्वल कितना आएगा, इसका इक्वल ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, और हमें पता है ए इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी का वैल्यू कितना है, 10⁻⁵। तो ए का कितना आएगा, 3 इंटू 10⁻³ मिनट इनवर्स बाई 10⁻⁵। तो कितना आ रहा है, ए का वैल्यू आएगा 3 इंटू 10⁻², 3 इंटू 10² मिनट। तो ए इज इक्वल टू, और तुम्हें पूछा है एक्स इंटू इसका इज इक्वल टू, अगर करोगे एक्स इंटू 10² मिनट इनवर्स, ये मिनट इनवर्स में है, तो एक्स का कितना वैल्यू आ रहा है, 3। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये 3 होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगर मतलब अगर तुम्हें पार ऑक्सोबोडेट का स्ट्रक्चर पता है तो क्वेश्चन होगा, नहीं तो नहीं होगा, सिंपल फंडा है। तो अगर
देख लो, नंबर ऑफ बी ऑफ बोरोन ऑक्सीजन बॉन्ड इन कार्बोनेटेड टेक्स एंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस गिवन बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ 1 मोल ऑफ B2H6 इज वाई। तो देखो, कार्बोनेट का अगर तुम देखोगे तो कार्बोनेट का स्ट्रक्चर, कार्बोक्सोबोनेट का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ऐसे OH, ये नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि दोनों ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बॉन्ड में लिंकेज होता है, ये डायमेरिक फॉर्म में रहता है, ये OH है, ये OH है, और नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर दे दो, कोई दिक्कत नहीं। अब पूछा है कि नंबर ऑफ बोरोन ऑक्सीजन बॉन्ड, नंबर ऑफ बोरोन ऑक्सीजन बॉन्ड अगर बोला है तो नंबर ऑफ बोरोन ऑक्सीजन बॉन्ड कितना है? एक है, एक, दो, तीन, चार, इधर से चार आ रहा है, इधर से चार आ रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ बोरोन ऑक्सीजन बॉन्ड्स कितना होगा? बोरोन ऑक्सीजन बॉन्ड से 8, जो कि है एक्स, तो एक्स का वैल्यू कितना है? 8। एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस गिवन बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ 1 मोल ऑफ B2H6। अब B2H6 जो भी है, B2H6 के साथ जब हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस करते हो तो ये किसको फॉर्म करते हैं? H3BO3 में फॉर्मेशन हो जाता है। H3BO3, ये दो मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स आ रहा है, ये इसका दो जाएगा, और इसका कितना आएगा? तुम्हारा 6 हाइड्रोजन है, तो 6 हाइड्रोजन निकालेगा। 6 हाइड्रोजन, हाँ, 6 हाइड्रोजन ही तो जा रहा है ना। हाँ, 6 हाइड्रोजन निकालेगा, क्योंकि इसका दो आ रहा है, इसका 3 to 6 आ रहा है, हाँ, 6 हाइड्रोजन निकालेगा। तो ये 6 मोल्स है, ये 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन विल बी रिलीज्ड हो रहा है। तो एक्स, तो वाई का वैल्यू कितना होगा? 6 होगा। तो x+y/2 का वैल्यू कितना आएगा? 8+6/2 इजिकल टू 14/2 इजिकल टू 7। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 7। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि टू कंटेनर्स ए एंड बी ऑफ आइडेंटिकल वैल्यू वॉल्यूम, कंटेनर ए, जस्ट अ सेकंड। हाँ, पूछा है कि the two containers A and B of identical volume, container A has 2 moles of nitrogen and 3 moles of helium। ठीक है, तो कंटेनर A तुम्हारा है, कंटेनर A में क्या है? कंटेनर A में है 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, और तुम्हारा क्या है? 3 मोल्स ऑफ हीलियम है। ठीक है, और तुम्हारा जो कंटेनर B है उसमें क्या है तुम्हारा 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, बोथ कंटेनर्स आर एट सेम टेम्परेचर, कोई मतलब नहीं है। कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ मिक्सचर विथ रिस्क, ये ऑफ नहीं होगा, ये विथ रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन होगा। ठीक है, तो अगर तुम्हें रेट निकालना है तो तुम्हें पता है कि रेट क्या होता है? रेट इजिकल टू प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू तुम्हारा मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन का तो पता है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर होता है 32 ग्राम मोल इनवर्स, कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो नाइट्रोजन और हीलियम का मिक्सचर है ना, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर क्या होगा? तुम्हारा मोल्स इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 28। 2 into 28 + 3 इंटू हीलियम का कितना आएगा? हीलियम का 4 आता है, हीलियम का 4 ही आएगा ना। बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर मतलब 2 + 3, तो तुम्हारा 56 + 12/5 आ रहा है। तो 56 + 12 कितना होता है? 68/5। 68/5 मतलब तुम्हारा एक आठ, 5 3 का 15, 13.6, तो 13.6 ग्राम वॉल्यूमिनस इसका आ रहा है। अब पूछा है एवरेज रेट ऑफ मिक्सचर बाय रेट ऑफ ऑक्सीजन, यही तो पूछा है। ये किसका इक्वल आएगा? रूट ओवर ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन बाय रूट ओवर ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर। ये आता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 32 है, और इसका कितना है? रूट ओवर 13.6, तो इसका रूट ओवर 32 कितना होता है? रूट ओवर ऑफ 32 इसका आता है 5.656, और इसका रूट ओवर 13.6, रूट ओवर ऑफ 13.6 इसका आएगा 3.68, तो 5.656 डिवाइडेड बाई आंसर अगर मैं बोलूँ तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ रहा है 1.53। तो इसका जो 1.53 है, हाँ, 1.53 इसका करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। देख लेना, 1.5 तो आंसर कुछ 1.51 से 1.54 ऐसा कुछ रहेगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि फॉर इक्विलिब्रियम LiCl3 इंटू NH3 जाता है, LiCl इंटू NH3 सॉलिड प्लस 2 NH3 गैसियस में, Kp इजिकल टू 16 atm एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड एट 5 लीटर वेसल contain 0.2 moles of LiCl3 into NH3, how many moles of NH3 should be added to the flask at this temperature to drive the backward reaction to fully completion। क्वेश्चन को एक बार अच्छे से ट्राई कर लो, मैं थोड़ा जैसा सा पानी पी लेता हूँ, जस्ट अ सेकंड।
देखो क्वेश्चन को ना ऐसे सोचो, क्योंकि LiCl3 NH3 से NH3 आ रहा है और अमोनिया जा रहा है और Kp दिया है, ठीक है, और 5 लीटर वेसल है, और क्वेश्चन बोला है कि कितना तुम्हें अमोनिया मिलाना है कि कि पूरा फुल्ली बैकवर्ड रिएक्शन में चला जाए। तो फुल्ली बैकवर्ड रिएक्शन में जाने के लिए तुम्हें क्या सोचना है, फॉरवर्ड रिएक्शन सोचना है या फिर बैकवर्ड रिएक्शन सोचना है? तो बैकवर्ड रिएक्शन सोचना है। अगर बैकवर्ड रिएक्शन ही सोचना है तो LiCl3 NH3 से LiCl NH3 प्लस 2 NH3 जा रहा है, तो अमोनिया गैस को उल्टा रिएक्शन कर दो। अगर रिएक्शन को तुम घुमा दोगे तो जो केपी आ रहा है 16 ATM आ रहा है, वो केपी क्या होगा, केपी हो जाएगा 1.1/16 हो जाएगा। हाँ, देखो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, मैं फिर से बता देता हूँ। देखो तुम्हारा जो है LiCl3 इंटू NH3 जो हो रहा है, 3 NH3, सॉरी LiCl क्या बोल रहा हूँ, LiCl3, हाँ, LiCl3 इंटू NH3 जो NH, ये हाइड्रोजन है, हाँ, ये सॉलिड फॉर्म में है, ये सॉलिड है, ये दिया नहीं है, ये सॉलिड होता है, ठीक है, ये किस में जा रहा है, LiCl इंटू NH3 सॉलिड में जा रहा है, और 2 NH3 गैसेस हो रहा है। इसके लिए क्या होता है, Kp इज इक्वल टू 16 ATM है। तो अगर रिएक्शन को तुम्हें बोल रहा हूँ कि घुमा दो, तो LiCl3 सॉलिड प्लस 2 NH3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, LiCl में, इंटू 3 NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका केपी इजिकल टू कितना आएगा, 1/16 आएगा। तो इसका अगर केपी 1/16 आ रहा है और तुम्हें अच्छे से पता है केपी इजिकल टू, हाँ हाँ, तो इसका तुम्हें अच्छे से एमोनिया का इधर से प्रेशर भी निकल जाएगा ना, क्योंकि केपी इजिकल टू इधर से कितना आ रहा है। देखो पहले बोला है कि एट 5 लीटर वेसल कंटेन 0.2 मोल्स ऑफ LiCl3 NH3। अगर LiCl3 NH3 का 0.2 मोल्स दिया है, इसका अगर 0.2 मोल्स दिया है, तो इसका कितना मोल्स होगा, इसका 0.4 मोल्स होगा। इसका सीधा बात है, इसका 0.4 मोल्स होगा। और तुम्हें बोला है कि टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर तुम्हारा दिया है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 273 प्लस 50 कर लो। और तुम्हारा 5 लीटर वेसल है, वॉल्यूम इजिकल टू 5 लीटर है, प्रेशर कितना दिया है, प्रेशर कुछ दिया है, हाँ प्रेशर तो दिया है, प्रेशर तुम्हारा, हाँ, केपी इजिकल टू, तो तुम्हारा एमोनिया गैस का प्रेशर केपी इजिकल टू पी एन एच थ्री का होल स्क्वायर आएगा। पी एन एच थ्री होल स्क्वायर का वैल्यू 16 आएगा, तो पी एन एच थ्री का होल स्क्वायर आएगा 16 आएगा, तो प्रेशर ऑफ एमोनिया कितना आएगा, 4 आएगा, 4 ATM आएगा। तो प्रेशर ऑफ एमोनिया का 4 ATM आएगा, तो इसका भी 4 ATM आ रहा है। और तुम्हें अगर पीवी इजिकल टू एनआरटी में बैठा तो पीवी इजिकल टू प्रेशर इजिकल टू 4 ATM आएगा, इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इजिकल टू 5 लीटर आएगा, इंटू मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इधर से निकल जाएगा। आर का वैल्यू 0.0821 लीटर एटीएम में पुट कर दो, इंटू तुम्हारा टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना होगा, 273 प्लस 50, 273 प्लस 50, 323 आ रहा है, 323 केल्विन आ रहा है। तो इसका, इससे ना तुम मोल्स निकाल लो, अगर तुम मोल्स निकाल लोगे तो इसका मोल्स कितना आएगा, मोल्स आएगा 20/0.0821 इंटू 323। इसका मोल्स अगर निकालोगे 20 डिवाइडेड बाय 323, बहुत कम आ रहा है, 0.75 मोल्स आ रहा है, ठीक है, 0.75 मोल्स आ रहा है, ठीक है। अगर इधर से तुम्हारा कितना आया, 0.75 मोल्स आया। अब ना थोड़ा सा इधर देख लो ध्यान से। हम्म तुम्हारा इजिकल टू पीवी इजिकल टू एनआरटी से, पीवी इजिकल टू एनआरटी से तुमने ये पाया कि एन इजिकल टू नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 0.75 मोल्स होगा, ठीक है। अब तुम्हें देखो, जब तुम्हारे पास 0.2 मोल्स ऑफ LiCl3, मतलब इसका 0.2 मोल्स दिया हुआ है, और तुम्हें पता नहीं है कितना अमोनिया गैस होगा, तो तुम मान लो कि इसका एक्स मोल्स ऑफ अमोनिया गैस तुम्हारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। अब ये कंप्लीट रिएक्शन हो रहा है, तो 0.2 से सीधा ये क्या हो जाएगा, एट टाइम इजिकल टू टी था, ये T1 था, इजिकल टू टाइम इजिकल टू T2 में ये 0.2 से 0 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, इसके साथ भी क्या होगा, x-0.4 होगा, क्योंकि इसका अगर 1 मोल रिएक्ट करेगा तो इसका 2 मोल रिएक्ट करेगा। इसका अगर 0.2 मोल्स रिएक्ट कर रहा है, इसका सीधा बात क्या है, 0.4 मोल्स रिएक्ट कर लेगा, तो ये तो 0.2 से 0 आ गया, ये x-0.4 हो गया। तो इसका और इसका कितना होगा, इसका 0.2 होगा, उससे मतलब नहीं है। तो इसका कितना आ रहा है, x-0.4 आ रहा है। तो मोल्स ऑफ
एमोनिया कितना आ रहा है, मोल्स ऑफ एमोनिया आ रहा है 0.x-0.4, ठीक है। और ये किसका इक्वल हो रहा है, ये इक्वल हो रहा है 0.75 मोल्स के। तो टोटल मोल्स ऑफ एमोनिया टू बी एडेड, ये कितना होगा। अब पूरा बैकवर्ड रिएक्शन जाने के लिए x इज इक्वल टू 0.7 प्लस 0.4, मतलब x इज इक्वल टू 1.15 कुछ आएगा, 1.15 मोल्स, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है ये 1.15 मोल्स आ रहा है, 1.15 मोल्स, ठीक है। इसके बाद चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन में दिया है द रेडियस ऑफ द हीलियम एटम इज 1.23 into 10 to the power 9 minus 9 सेंटीमीटर। ए 200 सेंटीमीटर क्यूब कंटेनर is filled with xenon at a pressure of 1 atm and a temperature of 273 Kelvin. The percentage of volume is occupied by helium atom is x into 10 to the power minus 7. The value of x is, देखो रेडियस ऑफ एन हीलियम एटम बोला है, अगर रेडियस ऑफ एन हीलियम एटम बोला है 1.23 into 10 to the power minus 9 सेंटीमीटर, तो आर रेडियस ऑफ हीलियम क्या है 1.23 into 10 to the power minus 9 सेंटीमीटर। और 200 सेंटीमीटर क्यूब कंटेनर, 200 सेंटीमीटर का एक कंटेनर है, उसमें जेनॉन फिल है। तो जेनॉन तो एक मोनोन्यूक्लियर गैस है ना, तो अगर मोनोन्यूक्लियर गैस का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ हीलियम क्या होगा, एक सिंगल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, सीधा बात है। तो इजिकल टू 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब, आर मतलब 1.23 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 का होल क्यूब आएगा। तो 1.23 इंटू तुम्हारा 1.13 इंटू 10, क्या हो गया इसे, 10 टू द पावर -9, इसका इंटू टू द पावर इसका 3 करोगे तो इसका 1.86 आ रहा है। तो 1.86 इंटू 4 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 3। तो इसका जो वैल्यू आ रहा है, इसका वॉल्यूम ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल आ रहा है 7.79 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। ये आ रहा है एक सिंगल मॉलिक्यूल का 7.79 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 वॉल्यूम, मतलब सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है। अब बोला है कि द कंटेनर इज फिल्ड विद जेनॉन एट ए प्रेशर ऑफ 1 एटीएम। अब प्रेशर कितना दिया है, प्रेशर दिया है 1 एटीएम और टेम्परेचर दिया है 273 केल्विन, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम इज ऑक्युपाइड बाई, अगर परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम निकालना है तो तुम्हें निकालना है कि पहले कितना टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना निकालना है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। अगर टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो पीवी इजिकल टू एनआरटी से निकाल लो। तो तुम्हारा मोल्स कितना आएगा, पीवी बाई आरटी सिंपली। और प्रेशर कितना है 1 एटीएम दिया है, इंटू वॉल्यूम कितना है 200 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और आर का वैल्यू 0.0821 लीटर एटीएम में पुट कर दो, इंटू तुम्हारा कितना आएगा, हाँ, तुम्हारा लीटर एटीएम में, और टेम्परेचर कितना दिया है 273 केल्विन, ठीक है। 273 केल्विन दिया है, लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो तुम्हारा एन इजिकल टू मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना आ रहा है, टोटल नंबर्स इसको 200, और लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करोगे तो सेंटीमीटर क्यूब से कटेगा। तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 82.1 आएगा इंटू 273। इसका कितना आएगा, इसका मोल्स आएगा 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 82.1 करोगे, डिवाइडेड बाई 273। तो इसका कितना आ रहा है, इसका आ रहा है 8.9, 8.9 8.92 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल्स। और इसका टोटल नंबर ऑफ मोल्स है तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लो। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर निकालोगे तो मॉलिक्यूल्स कितना होगा 8.92 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, इसको इंटू 10 टू द पावर 23 कर दो, इंटू तुम्हारा 6.022। तो तुम्हारा टोटल वैल्यू इससे आ रहा है 5.37 इंटू 10 टू द पावर 21। ये तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। अब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है टोटल वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ हीलियम गैस कितना आ रहा है, टोटल वॉल्यूम ऑफ हीलियम गैस मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हीलियम इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 हीलियम गैस। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना आ रहा है 5.37 इंटू 10 टू द पावर 21 इंटू टोटल नंबर ऑफ तो वॉल्यूम ऑफ 1 क्या है 7.79 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो 5.37
इंटू इसका कितना जा रहा है, इंटू 7.79 इजिकल टू कितना आ रहा है, 4.186 इंटू 10 टू द पावर 22 इंटू 10 टू द पावर -27 होगा। तो इन मतलब 4.186 इंटू 10 टू द पावर -5 आ रहा है, सीधा मुद्दा है। तो इसका टोटल वॉल्यूम आ रहा है। ठीक है। अब तुम्हें परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज अगर निकालना है, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम, तो हमें शायद दूसरे पेज में, हाँ, परसेंटेज इधर ही हो जाएगा। परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू 4.186 इंटू 10 टू द पावर -5। भाई तुम्हारा क्या होगा, 200 होगा। हाँ, 200 होगा, तो डिवाइडेड बाई, इसको सॉरी, इस आंसर को इंटू क्या होगा, इंटू 10 टू द पावर -27। मैं सही से कर देता हूँ। 4.186 इंटू डिवाइडेड बाई 200 इंटू 10 टू द पावर -5। तो तुम्हारा आ रहा है 20.2.093 इंटू 10 टू द पावर -7। तो तुम्हें पूछा है कि x का वैल्यू कितना है, और परसेंटेज में पूछा है ना, तो परसेंटेज मतलब इंटू 100 होता है। परसेंटेज मतलब इंटू 100 होता है, तो 209, 209 इंटू 10 टू द पावर -7 परसेंटेज में वैल्यू आ रहा है। अगर परसेंटेज में 209 इंटू 10 टू द पावर 209.3 होगा, इंटू 10 टू द पावर -7, और x का वैल्यू पूछा है, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, 209.3, ठीक है, इसका वैल्यू आ रहा है 209.3। तो हाँ, यही था, मतलब 6 न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग चले जाते हैं। हाँ, ठीक है। तो इसका टोटल जितने भी तुम्हारा 18 क्वेश्चंस था, 18 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिया। ब्लैक से लिख रहा हूँ, किसी को दिख नहीं रहा है। मैं 18 क्वेश्चंस जो था, 18 क्वेश्चंस जो था तुम्हारा, 6 न्यूमेरिकल टाइप का था, 6 तुम्हारा एनएटी टाइप का था, 6 तुम्हारा एमएसक्यू टाइप का था, और 6 तुम्हारा क्या था, 6 तुम्हारा था एमसीक्यू टाइप का। ये तीनों क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। एक बार मतलब तुम अपना हिसाब से बता देना कि टोटल मार्क्स, मतलब टोटल स्कोर कितना आ रहा है। टोटल स्कोर कितना आ रहा है, मतलब जिसको देना है, जिसको लिखना है, जिसका मर्जी, जिसको प्रैक्टिस करना था उसका मर्जी। मगर जो भी मॉक टेस्ट की तरह दोगे, तो उसको बता देना कि टोटल टेस्ट या फिर टोटल स्कोर कितना बन रहा है, वो कमेंट कर देना। तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, मुझे भी मतलब लगेगा कि कितना डिफरेंशिएट हो रहा है, और खुद भी डिफरेंशिएट कर सकते हो कि इसका इसका कितना आ रहा है, किसका कम नहीं हो रहा है। ठीक है। और अच्छे से अभी तो मतलब 1 महीना जो 30 डेज बचा है, जो भी डेज बचा होगा, उस 30 डेज में अच्छा खासा प्लान कर लो। जो तुम्हारा देखो, सीधी बात है, पहले खुद का नोट्स पे भरोसा रखो। खुद का नोट्स जो है उसको पहले रिवीजन करो। उसको जितना ज्यादा रिवीजन करोगे, उसका जितना ज्यादा रिवीजन होगा, तो तुम्हारा स्कोर उससे ही डेवलप हो जाएगा, उससे स्कोर पक्का बढ़ेगा, उससे स्कोर पक्का ही बढ़ेगा। कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो तुमने 1 साल या 2 साल जो भी दिया है, 1 ईयर या फिर 2 ईयर जो भी दिया है, वो तुमने 1 साल 2 साल उसको पढ़ने को देखा हो, एक एक पेज को रिवाइज किया हो। जब तुम्हें एक एक क्वेश्चन करा रहा हो ना, मतलब एक एक क्वेश्चन जब तुम देख रहे हो सामने, तो तुम सामने क्या देख रहे हो, सामने तुम देख रहे हो कि वो जो, मान लो कि एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, या फिर मान लो कि ये एल्डोल कंडेंसेशन आया, तो एल्डोल कंडेंसेशन में तुम्हें याद आएगा तुमने किस पेज पे लिखा था एल्डोल कंडेंसेशन, तुमने ये किया था, उसके साथ उसके एग्जाम्पल्स किया था, जो भी किया था, मतलब ये सब कुछ तुम्हें विजुअलाइज होगा, और उस विजुअलाइजेशन से ही तुम्हें आता है कि कॉन्सेप्ट बनना होता है। ठीक है। वो तुम्हें याद करोगे, तुम बैक साइड में जाके याद करोगे, याद करते 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 उसका ट्रिक्स वगैरह सब कुछ तुम्हें याद होगा। तो जितना ज्यादा तुम रिवीजन करोगे ना, उतना फायदा होता है। एक तो तुम पहले रिवीजन करो, और जितना ज्यादा हो सके मॉक टेस्ट दे दो। मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम से पहले। एग्जाम से पहले जितना ज्यादा तुम मॉक टेस्ट दोगे ना, तो उससे फायदा क्या होगा, सीधा बात है कि तुम, तो मान लो कि तुमने 50 मॉक टेस्ट दे दिया, तो 50 मॉक टेस्ट से होगा क्या, 50 मैंने ज्यादा बोल दिया, मगर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो 50 मॉक टेस्ट से होगा क्या, तुम्हें जो एग्जाम प्रेशर होगा ना, वो एग्जाम प्रेशर फील नहीं होगा। मतलब तुम सीधा जाओगे, एग्जाम देने बैठ जाओगे, मतलब उतना ज्यादा फील नहीं होगा कि तुम एग्जाम प्रेशर के बारे में सोच रहे हो, ये सोच रहे हो, क्योंकि तुमने ये 50 बार कर चुके हो। ये 50 बार, मतलब तुम्हें जो जेई एडवांस का फाइनल आएगा ना, वो सिंपली तुम्हें लगेगा कि तुम और एक मॉक टेस्ट देने जा रहे हो। तो और देखो, मॉक टेस्ट देने से अगर किसी का नंबर खराब आ रहा है, उसे डिप्रेशन होने के कोई मतलब नहीं होता। क्योंकि अगर मॉक टेस्ट में गंदा नंबर भी आ रहा है ना, तो कुछ दिक्कत नहीं होता, क्योंकि वो तुम्हारा फाइनल मार्क्स तो नहीं है। तुम्हारा फाइनल मार्क्स जो भी होगा, वो जेई एडवांस का आएगा। ठीक है।
वो कि जेईई एडवांस का आएगा। और सीधी बात है, मैं एक चीज बोलता हूँ कि लाइफ में ना जेईई एडवांस, जेईई मेंस ये सब कुछ नहीं होता। मेरा मेरा जो आईआईटी दिल्ली है, ये आईआईटी दिल्ली सब कुछ नहीं है। ये मैं बोल रहा हूँ, आईआईटी दिल्ली इज अ प्लेटफॉर्म जो कि बहुत कुछ कर सकता है। जो कि मुझे, मैं जैसे मैं आर्ट करता था, मैं स्पोर्ट्स में करता था, तो मैं आईआईटी दिल्ली को स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंट करता हूँ। मतलब एथलेटिक्स में मेरा 100 मीटर, 400 मीटर, 200 मीटर में सब कुछ मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। इसका मतलब नहीं, आईआईटी दिल्ली इज़ अ प्लेटफ़ॉर्म जो कि तुम्हें सब दे देगा। मगर अगर तुम्हें जेईई एडवांस क्लियर नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो डिप्रेस होने का कोई मतलब नहीं है। इंडिया में हज़ारों कॉलेजेस हैं। तुम ट्राई करो कि आईआईटी दिल्ली आ जाओ या फिर दूसरा आईआईटीज़, एनआईटीज़ में आ जाओ। मगर अभी देखो, अभी एग्ज़ाम प्रिपरेशन चल रहा है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मगर अगर रिजल्ट्स के बाद ना ऐसे डिप्रेस मत हो जाना कि सब कुछ खत्म हो गया। कुछ खत्म नहीं होता। ज़िंदगी में सब कुछ होता है। इसके बाद भी, अभी तो बैचलर्स है, इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट में जाओगे, इसके बाद अगर किसी को मन है तो पीएचडी जाएगा, पीएचडी जाएगा, बहुत टॉप-टॉप कॉलेजेस में, वर्ल्ड के टॉप-टॉप कॉलेजेस में जाएगा। तो ये सब होता ही रहता है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तुम कौन से कॉलेज में रह रहे हो। हाँ, एक थोड़ा-सा मैटर करता है, मगर लाइफ़ से बढ़कर कुछ नहीं होता। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि लाइफ़ में खुश रहो। और 30 से पहले, ये एक एक्स्ट्रा ज्ञान है, मत लेना किसी कोई। 30 से पहले जितना ज़्यादा हो सके ना पहाड़ घूम लो। कि माउंटेन्स वगैरह जितना ज़्यादा हो सके, माउंटेन्स, बीचेस और दोस्त बना लो अच्छा खासा, तो वो ज़्यादा बेहतरीन होता है। एक जे एग्ज़ाम क्लियर करने से पहले तो ये ज़्यादा बेहतर है। मतलब 30 एज से पहले सब कुछ कर लो। और मतलब अपार्ट फ्रॉम मस्ती, एग्ज़ाम में फ़ोकस भी कर लो। अभी तो 30 दिन बचा है, अब तो कुछ नहीं। आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लो, और प्रिपरेशन करने के बाद एग्ज़ाम दो। एग्ज़ाम के बाद एग्ज़ाम क्लियर हुआ तो बहुत अच्छा, ना हुआ तो फिर से ट्राई करो या फिर कुछ और करना है। जो तुम्हारा मर्ज़ी, एक ही ज़िंदगी है, जी लो, सीधी बात है। तो आज का वीडियो के लिए इतना ही था। अगर वीडियो पसंद हुआ तो वीडियो को थोड़ा-सा लाइक कर देना, थोड़ा-सा सब्सक्राइब भी कर देना, मुझे भी अच्छा लगता है थोड़ा-सा ही। और मतलब अभी 98 सब्सक्राइबर्स है, थोड़ा-सा मतलब 2 सब्सक्राइबर ही दे दो तो 100 हो जाएगा मुझे। मतलब थोड़ा-सा शेयर भी कर दो। अब टोटल 56 वीडियोज़ मैंने अपलोड कर चुका हूँ। इतना ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड हो रहा है, तो थोड़ा-सा मतलब ट्राई भी कर रहा हूँ और ज़्यादा आ जाए। तो थोड़ा-सा सब्सक्राइबर काउंट भी बढ़ा दो, थोड़ा-सा खुद में भी शेयर कर दो, तो मुझे भी अच्छा लगता है। ठीक है? तो इतना ही था आज का वीडियो के लिए। और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट ज़रूर करना, वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मॉक टेस्ट 5 आज तो नहीं होगा, आज तो हॉस्टल डे है। हाउस डे है, जो कि हर एक हॉस्टल में ना हाउस डे होता है, तो आज हमारा हाउस हाउस डे है। तो आज तो कुछ वीडियो रिकॉर्ड नहीं होगा। कल सैटरडे है, तो कल मैं ट्राई करूंगा। कल अगर, अच्छा आज सैटरडे, कल संडे है, कल अगर हो गया ना तो कल मैं एक वीडियो डाल दूंगा, मॉक टेस्ट नंबर 5। ठीक है, तो आज का वीडियो के लिए इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और थैंक यू फॉर द वीडियो, मतलब थैंक यू जो जितने भी लोग कमेंट्स कर रहे हैं, जितने भी लोग मतलब हेल्प कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए मैं दिल से शुक्रिया। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।